लॉगिन आप करें, क्योंकि पास टाइम नहीं है। हुआ नहीं उससे और उसकी क्लास स्टार्ट हो गई। चलो ओटीपी इस पे आएगा तो भेजना है ना। सर लाइव कर दिया आपने? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारी बिजनेस लॉ की क्लास। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, यूनिट 3 19 द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। और उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच गए थे कंडीशंस ऑन वारंटी, जिसको हमने थोड़ा सा पार्टली कंप्लीट किया था। अब हम नेक्स्ट क्लास इसकी स्टार्ट करते हैं कंडीशंस एंड वारंटी। कंडीशंस एंड वारंटी फिर से कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको दोबारा से इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, ठीक है। ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, बट अगली क्लास को समझने के लिए, इस क्लास को समझने के लिए आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। कंडीशन और वारंटी का मतलब क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है। तो कंडीशन का मतलब है वो क्लेम जो एक सेलर करता है बायर से, और कंडीशन का मतलब है जिसकी वजह से वो सेल हो रही है, ठीक है। सो इट इज अ स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन का मतलब है वो सारे क्लेम्स जिसकी वजह से एक सेल होती है। अ स्टिपुलेशन असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है। मतलब एक सेल हो रहा है, जैसे कि मुझे किसी पर्पस के लिए कोई गाड़ी चाहिए, मैं उसे बोलती हूँ कि भैया मुझे तो रोड ट्रिप के लिए गाड़ी चाहिए, तो ये कंडीशन हो गई जिसकी वजह से मैं उसे खरीदूंगी। एक बायर से गुड्स को खरीदेगा और एक सेलर उस गुड्स को बेचेगा, ठीक है। तो वो हो गया कंडीशन जो उस सेल के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन का ब्रीच होता है, उसमें कोई धोखाधड़ी होती है, उसको कोई फुलफिल नहीं कर पाता, तो बायर के पास क्या अधिकार है कि वो पूरे इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। ही हैज अ राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। रेपुडिएट का मतलब है वो खत्म कर सकता है। उसने अगर कार खरीद भी ली तो कार को वापस कर सकता है, पैसे क्लेम कर सकता है। सेलर मना करता है तो जो बायर है वो कोर्ट में जाके केस कर सकता है, उसके खिलाफ सूट कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गया रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। और कंडीशन का मतलब, कंडीशन वो सारी चीजें हैं, स्टिपुलेशंस हैं, वो सारे क्लेम्स हैं जो सेलर ने किए हैं जिसकी वजह से वो सेल हुई है और जो सेल के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी ही चीज है वारंटी। वारंटी वो सारे क्लेम्स हैं जो सेल के लिए इतने जरूरी नहीं है लेकिन कंडीशन के लिए, मतलब वो सेकेंडरी, आप कह सकते हो सेकेंडरी क्लेम्स हैं। जैसे कि जैसे मैंने कार का एग्जांपल लिया कि मेरे को रोड ट्रिप के लिए कार चाहिए, ठीक है, जिसके टायर्स हिल एरिया पे भी चल जाए, प्लेन्स पे भी चल जाए और कहीं पे भी चल जाए, स्मूथली चल जाए। तो ऐसी हार्ड वाली या स्ट्रॉन्ग कार मुझे चाहिए रोड ट्रिप्स के लिए, ठीक है। ये होगी मेन कंडीशन। अब इसके साथ में 2-3 एडिशनल चीजें और मिलती हैं कि इसका जो इसको आप इसकी सर्विसेज करा सकते हो, 1 साल तक आपकी सर्विसेज फ्री होंगी, या फिर ये इतनी इसका माइलेज है, ये इतना पेट्रोल, मतलब इतनी स्पीड पे चलेंगे तो इतना पेट्रोल कम होगा। मतलब ये सारी जो एडिशनल चीजें हैं उसको बोलते हैं वारंटी। अगर इसमें उसने सेलर ने कैसे ऐसा झूठ बोला है या फिर कुछ गलत बोला है या फिर एग्जैजरेट कर दिया, बढ़ा चढ़ा के ऐसी चीज कर दी है, मतलब इतनी चीज को उसने इतना बढ़ा दिया है और बायर को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो वो अगर वारंटी का ब्रीच होता है, उन कंडीशंस का ब्रीच, उन स्टिपुलेशंस का ब्रीच होता है, तो बायर के पास क्या अधिकार है, वो सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं कि गुड्स को वापस करके पैसा क्लेम कर ले, नहीं, सिर्फ अगर इसकी वारंटी के ब्रीच की वजह से अगर कोई नुकसान हो रहा है बायर को, तो वो उसका सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकता है सेलर से, और कुछ नहीं। कंडीशन के ब्रीच पे वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है, वारंटी के ब्रीच पे वो सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो ये अब आपको क्लियर है। अब आ जाते हैं काइंड्स ऑफ कंडीशंस इन वारंटी। देखिए, कंडीशंस एंड वारंटीज आपको मीनिंग समझ में आ गया। अब ये 2 तरीके की होती हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो ये हम काफी बार पहले भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा का पूरा हमने किया है, ठीक है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में भी किया है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का मतलब क्या है? एक्सप्रेस क्या है? जब आप किसी से बोल के कोई चीज ले रहे हो या फिर किसी को राइटिंग में लिख रहे हो। अगर मैं कह रही हूँ कि ये वाला कार मुझे रोड ट्रिप के लिए चाहिए, मैं बोल रही हूँ, तो ये एक्सप्रेस कंडीशन है, ठीक है। और अगर सेलर ये बोलकर मुझे कुछ दे रहा है कि भैया जी आप ये वॉशिंग मशीन ले लो, इसमें तो 5 साल की वारंटी है, तो ये एक्सप्रेस वारंटी है। अगर आप बोलकर या जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है या ऐसा कोई पेपर जिसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या आपको मिलेगा, तो वो एक्सप्रेस वारंटीज या कंडीशंस हैं। और इम्प्लाइड क्या है? जो बोली नहीं गई है, जो लिखी नहीं गई है, बट वो आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके मिल जाती है ऑटोमेटिकली, तो वो है इम्प्लाइड, ठीक है। समझ में आ गया? जो बोली नहीं जाती हैं बट वो मिलनी चाहिए, आइडियली वो मिलनी चाहिए, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड। तो अब देखो एक्सप्रेस में मैंने क्या क्या लिखा है, व्हेन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड फॉर देम। जब आपके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में लिखा हुआ है या आपको बोला गया है, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस कंडीशंस या वारंटी। अब कंडीशन के केस में एग्जाम्पल है, अ बायर डिजायर्स टू बाय अ व्हाइट मर्सिडीज कार। उसे मर्सिडीज कार चाहिए, कौन सा कलर की? व्हाइट। तो ये क्या है? एक एक्सप्रेस कंडीशन है, ठीक है। अब वारंटी के एग्जाम्पल देखो, सेलर्स एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स कैरिंग सर्टेन पीरियड ऑफ गारंटी। सेलर्स अपने अपने उनको प्रोडक्ट्स जो सेल करते हैं, इतने पीरियड की गारंटी है, इतनी वारंटी है, इसमें इतने साल तक कोई नुकसान नहीं होगा, अगर आप इतना करते हो तो आपको ये मिलेगा, इसके साथ एक गिफ्ट वाउचर फ्री है, ठीक है। आप इसको खरीदते हो और इसमें कुछ खरीदते हो तो आपको इतना इतना प्राइस अमाउंट मिलेगा, कुछ ना कुछ स्क्रैच कार्ड मिलेगा। तो ये सब वारंटीज हैं जो सेलर्स क्लेम कर रहे हैं बाद में, ठीक है, विच इज नॉट मेन और यू कैन से द मेन थिंग फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बट आर एडिशनल
स्टिपुलेशंस क्या होता है जो कॉन्ट्रैक्ट में गिवन है, ठीक है। तो ये हो गई एक्सप्रेस, जो कि कंडीशंस और वारंटी सेलर बताता है या बायर बताकर उन चीजों को लेता है। इम्प्लाइड, व्हेन लॉ इन्फर्स देयर एग्जिस्टेंस एज इम्प्लीसिट इन द कॉन्ट्रैक्ट इवन विदाउट देयर एक्चुअली हैविंग बीन पुट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो चीजें कंडीशंस और वारंटी कॉन्ट्रैक्ट में है नहीं, बट लॉ कहते हैं कि ये आपको मिलेंगी। जैसे कि सपोज मैं प्रेस लेने गई हूँ, आयरन लेने गई हूँ मार्केट में, तो इम्प्लिसिट कंडीशन क्या होगी कि भैया अगर मैं ले रही हूँ, उसे नहीं खरीद रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो डिफेक्टिव निकलेगी, तो वो डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, ये इम्प्लाइड कंडीशन है। ना ये सेलर को बोलने की जरूरत है, ना ये मुझे बोलने की जरूरत है कि भैया ये डिफेक्टिव तो नहीं है, वो डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है। अगर आप नई चीज खरीदते हो ऑब्वियसली वो डिफेक्टिव तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है, जहां पे लॉ अपने आप ही वो आपको कंडीशंस और वारंटी देता है बिना कॉन्ट्रैक्ट में डाले, उनको बोलते हैं इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज, ठीक है। तो एक्सप्रेस तो बहुत आसान है, जो आपने लिखी हुई है उसमें तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बायर खुद से अपनी एक्सप्रेस कंडीशंस और वारंटीज डलवा सकता है, सेलर जो बोलेगा वो सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आ जाएंगी। बट इम्प्लाइड कंडीशंस और इम्प्लाइड वारंटी कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं अब हम। सो फर्स्ट विल डू द कंडीशंस, इम्प्लाइड कंडीशंस। सो फर्स्ट इम्प्लाइड कंडीशन इज कंडीशन एज टू टाइटल, ओनरशिप, प्रॉपर्टी। तो मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ओनरशिप को प्रॉपर्टी भी बोलते हैं कि प्रॉपर्टी इन गुड्स किसकी है, मतलब ओनरशिप किसके पास है, ओनर कौन है उन गुड्स का। तो कंडीशन क्या है, अगर एक सेलर कुछ गुड्स को हमें बेच रहा है, बायर को बेच रहा है, तो ये एज्यूम किया जाएगा कि ओनर उनका जो है सेलर है उस टाइम पे, और ओनरशिप तभी हमारे से, जब हम उससे परचेज करते हैं तो ओनरशिप हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब द इम्प्लाइड कंडीशन इज सेलर इज द ओनर बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर सेलर ओनर है तो ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद ओनरशिप हमारे पास आएगी। अगर वो ही उसका ही टाइटल जो है डिफेक्टिव है, वो ही उसका ओनर नहीं है गुड्स का, तो वो हमें बेच नहीं सकता। तो चाहे हम उसे खरीद लें, लेकिन हम उन गुड्स के ओनर नहीं होंगे। और कोई जो एक्चुअल में जो ओनर है, सपोज ए ने गुड्स बी को बेचे, ए उसका एक्चुअल में ओनर ही नहीं है, ए को उसके दोस्त ने थोड़े दिनों के लिए वो गुड्स दिए थे, ठीक है। अब बाद में जब सी जो उसका फ्रेंड है, उसे पता लगा कि भैया ए ने तो पीछे से गुड्स बेच दिए, तो सी जो है बी से क्लेम कर सकता है वो गुड्स कि भैया ए जो है उसका ओनर नहीं है, मैं उसका ओनर हूँ। तो जो भी इस केस में जो भी नुकसान होगा बी को, वो उसका इम्प्लाइड कंडीशन का ब्रीच होगा। तो वो जो बी है उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है ए के साथ में। समझ में आ गया? अब ये देखो, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इन केस ऑफ सेल, सेलर हैज द राइट टू सेल द गुड्स। सेल के केस में सेलर के पास गुड्स को बेचने का अधिकार है, और वो कब है, जब सेलर उनका ओनर है उन गुड्स का, ठीक है। इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल, ही विल हैव द राइट टू सेल द गुड्स इन एग्रीड फ्यूचर डेट। तो अब सेल क्या है, जो अभी एट प्रेजेंट हो रहा है, सेलर के पास अधिकार है कि वो उन गुड्स को बेच सके। अग्रीमेंट टू सेल क्या है, कि वो फ्यूचर में उन्हें बेच सके, ठीक है। अगर मैं 2 महीने के बाद ज्वेलरी खरीदना चाहती हूँ, मेरे और जो सेलर उनके बीच में हो गया कि 2 महीने के बाद जो भी प्राइस होगा उस पर मैं गोल्ड खरीदूंगी, तो ये है अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। तो सेलर के पास फ्यूचर में भी बेचने का अधिकार है और प्रेजेंट में भी बेचने का अधिकार है। और कब आएगा, जब ही हैज द ओनरशिप फॉर द गुड्स। इट मींस दैट द इंप्लाइड कंडीशन इज सेलर हैज अ वैलिड टाइटल ऑफ गुड्स। तो इसमें कंडीशन क्या है, ये कोई बोलेगा नहीं। अगर आप किसी सेलर से खरीदते हो, वो बायर, कोई आप बायर हो, आप सेलर से कोई गुड खरीदते हो, तो आप उससे पूछते हो कि भाई तो इसे बेच भी सकता है कि नहीं। हम ये ज्यूम करते हैं कि भैया अगर वो बेच रहा है तो वो बेच सकता है, वो उनका ओनर होगा, ठीक है। तो इसलिए ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि अगर हम किसी से गुड्स खरीदते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वो गुड्स उसके हैं, वो उनका ओनर है, तभी वो हमें बेच पा रहे हैं, ठीक है। सो वन कैन नॉट गिव व्हाट वन डज नॉट हैव। मैं कोई ऐसी चीज किसी को नहीं दे सकती जो मेरी खुद की नहीं है। तो यही यहाँ पे सेलर के लिए वैलिड होता है कि सेलर ऐसे भी कोई भी गुड को सेल नहीं कर सकता जो उसके खुद के नहीं है। तो इसी एजम्पशन पे ये माना जाता है कि अगर एक सेलर गुड को सेल कर रहा है, दैट मींस ही इज द ओनर ऑफ दोज गुड्स। तो ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है, कहीं पे गिवन नहीं है। ओके, सो ए परचेज अ कार फ्रॉम बी हु हैड नो टाइटल ऑफ इट। तो ए ने एक कार खरीदी है बी से, और ए के पास उसका टाइटल नहीं है, मतलब एक उसका ओनर नहीं है उस कार का। आफ्टर फ्यू डेज, अब कुछ दिनों के बाद, सी जो उसका राइट ओनर है, ट्रू ओनर है, उसने बी के पास वो कार देखी और उसने कहा कि भैया ये तो मेरी कार है, तुम इससे कैसे चला सकते हो, और बी से वो अपनी कार वापस ले गया। अब ए हैड टू हैंड इट ओवर टू सी, सॉरी ए ने उससे कार खरीदी थी बी से, तो सी ने देखा ए के पास कि भैया ये तो मेरी कार है, तो सी ने तो उससे वापस ले ली कार। अब ए को उसे कार वापस देनी पड़ेगी क्योंकि सी ही उसका ट्रू ओनर है। हियर ए कैन सू बी फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस एंड डैमेज। तो यहाँ पे इंप्लाइड कंडीशन की ब्रीच हुई है, तो बी क्या कर सकता है यहाँ पे, सॉरी ए क्या कर सकता है यहाँ पे, वो उस कार के सारे पैसे से वापस ले सकता है, कार तो उसे मिली नहीं। तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन में मैंने क्या बताया था, वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, कार उसके साथ चली गई और अब उसे पैसे वापस वो क्लेम कर सकता है, और उसकी वजह से जो डैमेजेस हो रहे हैं, बी के झूठ बोलने की वजह से जो डैमेजेस हुए हैं वो भी वो बी से क्लेम कर सकता है मिस्टर ए। तो ये है ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन एंड कंडीशन एज टू टाइटल, ठीक है।
सेकेंड इज सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अगर आप कोई सेल करते हो, एक सेलर एक सेल करता है डिस्क्राइब करके कोई चीज, ठीक है, उसके पास गुड्स नहीं है बट आपको वो सेल कर रहा है डिस्क्राइब करके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो भी आप डिस्क्राइब कर रहे हो गुड्स के बारे में, जब आप एक्चुअल में डिलीवरी कर रहे हो बायर को, तो वो गुड्स जो है उस डिस्क्रिप्शन से मैच करने चाहिए, और अगर वो नहीं करते तो यहाँ पे भी इम्प्लाइड कंडीशन का ब्रीच होता है, ठीक है। सो इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज बाय डिस्क्रिप्शन, there is an implied condition that the goods must match with the description। जैसे कि एज्यूम करो आप कोई गुड्स ऑनलाइन खरीदो, तो आपको तो सिर्फ एक फोटो दिख रही है, आप टच वच नहीं कर सकते। अब उसके साथ में बहुत सारी चीजें उसमें गिवन होती हैं, नीचे बहुत सारी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी होती हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में, किसी को क्या क्वालिटी है, क्या क्या उसकी लाइफ होगी, क्या उसकी ड्यूरेबिलिटी है, सब कुछ उसमें गिवन होता है। तो ये क्या है, यू आर परचेजिंग दैट गुड बाय डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो सेलर आपको डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे गुड्स बेच रहा है। तो जब वो गुड आपके पास आता है, अगर वो डिस्क्रिप्शन से अलग है जो उसमें दे रखा है पॉइंट्स में नीचे, तो उस केस में आप उसको रिटर्न कर सकते हो गुड्स को, और अपना कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हो, ठीक है। So if the contract of sale of goods is by description, there is an implied condition that the goods must match with the description। तो अगर एक सेलर अपने गुड्स को डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे सेल कर रहा है, तो गुड्स को डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए, और अगर वो नहीं होता तो उस बायर के पास अधिकार है कि वो गुड्स को वापस करे और अपना प्राइस और अपने डैमेजेस को क्लेम कर सके। सो इफ सेल इज बाय डिस्क्रिप्शन एज वेल एज बाय सैंपल, अब ये दोनों चीजें यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन भी आपने डिस्क्राइब करा है सेलर ने, और सैंपल भी भेजा है, और बायर ने अगर उस चीज को अप्रूव करा है, तो बायर के पास अधिकार है, अगर गुड्स उस डिस्क्रिप्शन या फिर सैंपल से मैच नहीं होते, या फिर इनमें से किसी से भी मैच नहीं होते, या दोनों से मैच नहीं होते, तीनों कंडीशन, तीनों चीजें आ गई इसमें, तीनों सिचुएशंस हैं, तो उन तीनों केसेस में बायर हैज द राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो देन गुड्स शेल corresponds with both sample and description। correspond मतलब मैच करने चाहिए, तो गुड्स को डिस्क्रिप्शन और सैंपल से मैच करना चाहिए, एंड नॉट जस्ट विद सैंपल अलोन। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सैंपल मैच करके डिस्क्रिप्शन अलग है, डिस्क्रिप्शन मैच करके सैंपल से अलग हो गए गुड्स, दोनों से मैच करना जरूरी है। दोनों से भी अगर नहीं होता तो आप जो बायर है वो अपने गुड्स को रिटर्न करके पैसा वापस क्लेम कर। Now see the example, a person orders 100 kg of rice of Punjab variety after seeing the sample। उन्होंने एक सेलर ने उन्हें सैंपल दिखाया, और सैंपल के बेसिस पे एक बायर ने 100 किलो का राइस जो पंजाब का, उसे बोला गया, मतलब ये डिस्क्रिप्शन है कि ये पंजाब का राइस है, और उसे 100 किलो राइस उसने खरीदने के लिए अग्री करा। राइस सप्लाइड टू हिम वाज फाउंड टू बी ऑफ गुजरात वैरायटी। जो उसे राइस डिलीवर हुए वो गुजरात वैरायटी के थे, ना कि, एक मिनट में दरवाजा अच्छे से बंद कर देती हूँ, आपको आवाज नहीं आएगी। कहाँ थे हम? Yes, so sale by description, a person orders 100 kg of rice of Punjab variety after seeing a sample। एक मिनट, हाँ जी, ठीक है। एक सैंपल देखने के बाद, पंजाब का सैंपल देखने के बाद, मतलब सेलर ने इसे बताया कि भैया देखिए ये पंजाब का राइस है, और ये देखिए इसका सैंपल। अब ये सैंपल जो है उसको बायर को पसंद आ गया, और उसने कहा कि भैया ठीक है 100 किलो मेरे को इसी सैंपल का, इसी राइस का वो भिजवा दो, चावल भिजवा दो। जब वो चावल वहां पे बायर के पास पहुंचा, तो उसे पता लगा कि भैया ये पंजाब वैरायटी नहीं था, जो उसने मुझे सैंपल दिखाया था वो गुजरात वैरायटी का था। अब देखो यहाँ पे सैंपल सेम है, जो पंजाब वैरायटी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसने गलत बताया, उसने गुजरात वैरायटी को, सेलर ने गुजरात वैरायटी को ही पंजाब वैरायटी का बता दिया, लेकिन सैंपल जो भेजा था वही सैंपल बायर के पास मिला है। तो मतलब यहाँ पे सैंपल से तो मैच कर रहा है, डिस्क्रिप्शन से जो गुड्स हैं वो मैच नहीं कर रहे, तो यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन ब्रीच होती है। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन इज वायलेटेड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द बायर वाज शोन द राइस टू बी डिलीवर्ड। तो जो पंजाब वैरायटी बोल के जो सैंपल दिखाया गया वही सैंपल उसे भेजा गया, वही गुड्स भेजे गए, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन था यहाँ पे वो गलत बोला, ये पंजाब वैरायटी के चावल नहीं दिखाए गए थे उसको, ये गुजरात वैरायटी के चावल दिखाए गए थे, तो झूठ बोल के उसे बेचा गया। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का वायलेशन हो रहा है, तो वो जो बायर है वो क्या कर सकता है, ही कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन रिटर्न द राइस एंड कैन क्लेम बैक द मनी फ्रॉम द सेलर, ठीक है जी। सो ये है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। Third implied condition is implied condition as to quality and fitness। ठीक है, implied condition as to quality and fitness। अब ये देखो, general rule is that the buyer is supposed to satisfy himself about the quality and the suitability of goods।
नॉर्मली ये रूल कहता है कि अगर एक बायर कुछ परचेज कर रहा है गुड्स को, तो उसे वो उसकी क्वालिटी, उसकी हर एक चीज को चेक करके ही गुड्स को लेना चाहिए। वो अगर नेग्लिजेंट होता है, वो अगर चीजों को इग्नोर करता है, वो अगर अच्छे से क्वालिटी चेक नहीं करके लेता, तो बायर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू बाय अ बैग, मुझे कोई बैग खरीदना है, मैं शॉपिंग करने गई, मेरे को चेक करना चाहिए कि भैया उसकी चेन ठीक है, इसका हैंडल टूटा तो नहीं है, उसमें जो सिलाई स्टिचिंग है वो ठीक है, क्वालिटी, उसका कपड़ा कहीं से फटा तो नहीं हो। और अगर ये चेक मैं नहीं करती तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, समझ में गए? तो यहाँ पे जो चीजों की क्वालिटी को बायर चेक कर सकता है, वो उस चीजों के लिए बायर रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो चेक नहीं करता अपने नेग्लिजेंस के लिए। लेकिन बट इफ बायर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड, अगर कोई चीजों को बताता है कि भैया मुझे ये गुड्स चाहिए, मुझे इस चीज के लिए गुड्स चाहिए, उस केस में क्या होगा? एंड बायर रिलाइज ऑन सेलर्स डिस्क्रिप्शन, और बायर रिलाय करता है सेलर की बातों पे। सेलर कहता है कि भैया जी आप ये वाला गुड खरीदो, आपका जो काम है बिल्कुल इसी से ही होगा, यही गुड जो है उसके लिए बेस्ट है। तो सेलर की स्किल्स, सेलिंग स्किल्स और उसके जजमेंट के बेसिस पे, उसके डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे बायर उस गुड को खरीदता है। देन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी फिट फॉर सच पर्पस। तो जिस पर्पस के लिए गुड्स खरीदे गए हैं और बायर ने सेलर की बातों में आके अगर वो गुड लिया है, उस केस में बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर वो गुड्स उस डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड दस द गुड्स, वो जो गुड्स आपने खरीदे हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो पर्पस फुलफिल अगर नहीं होता है तो उस केस में सेलर इज रिस्पॉन्सिबल, और यहाँ पे ब्रीच ऑफ implied कंडीशन होगा। Thus to avail this three conditions must be satisfied। तो अगर आपको ये वाली कंडीशन, implied कंडीशन चाहिए और इसका अगर ब्रीच होता है, तो तीन कंडीशन पूरी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने के लिए। फर्स्ट इज द एग्जैक्ट पर्पस फॉर बाइंग द गुड्स मस्ट हैव बीन डिस्क्लोज्ड टू द सेलर। तो जिस पर्पस के लिए बायर गुड खरीद रहा है गुड्स को, वो पूरा का पूरा पर्पस आप सेलर को बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको रोड ट्रिप का एग्जांपल दिया कि अगर मुझे कोई कार चाहिए, रोड ट्रिप के लिए चाहिए, तो मैं ये सेलर को डिस्क्लोज करती हूँ और उसके बाद सेलर को ऐसे कार दिखाता है, तो उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल है, ना कि मैं। ठीक है, अगर मैं बता ही नहीं रही हूँ मुझे रोड ट्रिप के लिए चाहिए, मैं अपना चुप बैठी हूँ, सेलर को जाके मुझे कार चाहिए ये बोल दिया सिर्फ, किस लिए पर्पस नहीं बताया, तो सेलर अब जो बोलेगा उसके बेसिस में खरीद रही हूँ, तो यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन का ब्रीच, ये वाली कंडीशन का ब्रीच नहीं होगा। ठीक है, बायर मस्ट हैव रिलाइड ऑन सेलर्स स्किल और जजमेंट फॉर बाइंग द गुड। दूसरी कंडीशन क्या, पहली कंडीशन क्या थी? बायर को डिस्क्लोज करना है अपना पर्पस कि वो गुड्स को क्यों खरीद रहा है। दूसरी कंडीशन है कि वो सेलर की जजमेंट, सेलर की स्किल्स की वजह से वो गुड्स खरीद रहे हैं, मतलब सेलर की बातों में आके उसके ऊपर रिलाय करके, उसके ऊपर भरोसा करके एक बायर गुड्स खरीद रहा है। तीसरी चीज क्या है? जो सेलर का काम है वो उन चीज, जो गुड्स वो बेच रहा है उसका बिजनेस होना चाहिए। उसका सेलर्स बिजनेस मस्ट बी टू सेल सच गुड्स। सपोज अगर मैं कार खरीदना चाहती हूँ, तो वो कारों का बिजनेस होना चाहिए सेलर का, ना कि वो एक दो कार से ही बेच रहा है कि भैया उसके पास रखी है तो वो बेच रहा है। नहीं, सेलर का ये बिजनेस होना चाहिए गुड्स में डील करने का। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ही यहाँ पे सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, नहीं तो बायर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, इफ the goods can be used only for one particular purpose, the buyer need not tell the purpose of buying। अब देखिए, कुछ कुछ गुड्स होते हैं जो सिर्फ एक ही काम के लिए, जैसे मैंने प्रेस का एग्जांपल दिया, प्रेस जो आप आयरन खरीदते हो, उसका काम क्या है? उसका एक ही काम है, आयरन करना प्रेस को। ठीक है, तो उस केस में तो मैं नहीं बताऊंगी ना कि अगर मुझे प्रेस खरीदे तो मुझे प्रेस क्यों खरीदनी है, क्योंकि मुझे कपड़े प्रेस करने हैं, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो गुड्स है वो एक ही काम करता है। अगर मैं फ्रिज खरीदती हूँ तो उसका मेन पर्पस क्या होगा? चीजों को ठंडा रखना। ठीक है, तो मैं अगर उसे नहीं भी एक पर्पस बताऊंगी तो भी उसे वो पर्पस फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मेन पर्पस ही वो एक ही काम करता है, उनको खरीदने का। ठीक है, तो ये है यहाँ पे कि जब goods are used only for one particular purpose, then there is no need from buyer side to tell that purpose to the seller। तो यहाँ पे बायर को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक पर्पस है, अगर वो खरीदने को जा रहा है तो मतलब वो उस पर्पस के लिए खरीद रहे हैं, क्योंकि वो जो गुड्स है वो एक ही पर्पस फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, If the goods can be put to multiple uses, अब देखिए अगर ऐसा कोई गुड है जिसके बहुत सारे काम हो सकते हैं, उस केस में क्या है? Then the buyer must tell the seller the exact purpose of buying the goods। ठीक है, तो अगर एक चीज के बहुत सारे पर्पसेस हैं तो उस बायर को बताना पड़ेगा सेलर को कि आप ये गुड्स क्यों खरीदना चाहते हो। जैसे कि अगर मैं गुड्स कपड़े खरीदने गई, तो अगर मुझे शादी के टाइप के कपड़े खरीदने हैं, फंक्शन के टाइप, तो मैं उसे बताऊंगी कि मुझे फंक्शन वाला क्लोथिंग अपैरल चाहिए। अगर मुझे कैजुअल में चाहिए तो ये भी मैं उसे बताऊंगी मुझे कैजुअल में चाहिए। ठीक है, कपड़ों के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे पर्पस होते हैं, कि मुझे अगर किसी को गिफ्ट करना है तो उसका पर्पस मैं बताऊं सेलर को। लेकिन अगर जैसे मैंने प्रेस का, फ्रिज का, टीवी का एग्जाम्पल दिया, तो उनका तो अगर एक ही पर्पस है तो उसी के पर्पस के लिए ही वो आप उसे खरीदने जा रहे हो, तो उसमें उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मल्टीपल यूजेस वाले जो गुड्स हैं, जैसे आजकल टीवी के बहुत सारे यूजेस है, फोन के बहुत सारे यूजेस है, वॉच के बहुत सारे यूज है, वॉच सिर्फ आप टाइम देखने के लिए नहीं होते हैं, स्मार्ट वॉचेस होती हैं। ठीक है, और भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है,
उस केस में बायर को बताना पड़ेगा कि वो किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो गुड्स खरीद रहा है, और अगर वो नहीं बताता तो बायर रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके पास फिर रेपुडिएट करने का कॉन्ट्रैक्ट वो राइट नहीं होगा, ठीक है। सो द बायर मस्ट टेल द सेलर द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ बाइंग द गुड्स एंड टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस इम्प्लाइड कंडीशन, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन का फायदा उठाने के लिए बायर हैज टू टेल द सेलर द एग्जैक्ट पर्पस फॉर बाइंग द गुड्स, ओके। कंडीशन एज टू फिटनेस नॉट एप्लीकेबल इन, तो ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी व्हेन इफ बायर फेल्स टू डिस्क्लोज एनी एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो ऐसे कुछ एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं जो कि बायर फेल करता है बताने में, बायर नहीं बताता, नहीं डिस्क्लोज करता सेलर को, तो उस केस में भी इस इम्प्लाइड कंडीशन का ब्रीच नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल, अ गर्ल वेंट टू बाय अ मॉइस्चराइजर, ठीक है, एक लड़की को मॉइस्चराइजर चाहिए, उसने डिस्क्राइब करा उसे किस पर्पस के लिए चाहिए, ठीक है, और उसने वो मॉइस्चराइजर सेलर के बेसिस पे कि भैया सेलर कहते हैं अरे मैडम आप बताइए, देखिए ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, ये आप ये लीजिए, ये आपकी स्किन को सूट, मतलब ये आपकी स्किन को सूट करेगा और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी बेसिस पे उस लड़की ने मॉइस्चराइजर खरीद लिया। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, वो लड़की ने उस चीज को, उस पर्सन को, सेलर को ये नहीं बताया कि उसके जो इंग्रेडिएंट हैं उसमें से किसी एक चीज को लेकर वो एलर्जिक है, ठीक है। जो ज्यादातर मॉइस्चराइजर में वो चीज मिलता है, वो केमिकल मिलता है, जो गर्ल है उसमें से एक केमिकल से उसको एलर्जी है। अगर वो इसने ये चीज एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस सेलर को नहीं बताए तो सेलर उस केस में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सेलर को पता ही नहीं है तो वो कैसे तुम्हारी हेल्प करेगा बायर की, समझ गए। तो बायर को अपने सारे एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस भी सेलर को बताने पड़ेंगे, तो इसके बेसिस पे ही सेलर एक अच्छा गुड्स को उन्हें सेल कर सकता है। When buyer buys the goods by a patent or a trade name, अगर मैं किसी ब्रांड के नाम से ही गुड्स को खरीद रही हूँ तो उस केस में डिस्क्रिप्शन की कोई जरूरत नहीं है, मैं सेलर के जजमेंट पे, सेलर के स्किल्स पे डिपेंडेंट ही नहीं हूँ, ठीक है। अगर मैं जा रही हूँ मार्केट में, जा रही हूँ कि भैया मुझे नूडल चाहिए, मैगी के ही चाहिए, तो उस केस में सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर मैं मार्केट में जाती हूँ, भैया मुझे मॉइस्चराइजर चाहिए, मुझे लैक्मे का ही मॉइस्चराइजर चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे सेलर की तो जजमेंट के ऊपर मैंने रिलाय नहीं किया ना, तो मैं तो अपना ट्रेड नेम के ऊपर, अपनी मेरे को लगता है कि ये कंपनी अच्छी है, उसकी अपनी जजमेंट के बेसिस पे मैंने कुछ खरीदा, तो यहाँ पे बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड नॉट द सेलर। सो फॉर एग्जांपल, अ पर्सन बायर्स बॉर्नविटा एज अ हेल्थ ड्रिंक कैन नॉट क्लेम एनी कंपनसेशन इफ ही फाइंड्स नो इंप्रूवमेंट इन हिज हेल्थ इन स्पाइट ऑफ इट्स प्रोलॉन्ग्ड यूज। तो एक पर्सन बॉर्नविटा का हेल्थ ड्रिंक परचेज करता है, बॉर्नविटा मतलब यहाँ पे ट्रेड नेम के नाम से कि भैया हेल्थ ड्रिंक चाहिए, मुझे बॉर्नविटा का ही चाहिए, तो यहाँ पर अगर उसे कोई उसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट नहीं होती एक लंबे टाइम तक भी यूज करने के बाद, कंजम्पशन के बाद, तो भी वो कंपनसेशन कंपनी से क्लेम नहीं कर सकता या फिर सेलर से क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने सेलर की जजमेंट पर नहीं बल्कि अपने ट्रेड नेम और अपनी जजमेंट के बेसिस पर उन गुड्स को परचेज करा है, तो उसके लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि कोई कंपनी या फिर सेलर। तो ये है इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, ठीक है। तो जो क्वालिटी, जो डिस्क्रिप्शन आप देंगे, अगर आप जो पर्पस बताएंगे गुड्स को, वो पर्पस फुलफिल करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करता तो उसके लिए सेलर इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। द बायर कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन क्लेम द मनी बैक एंड कैन आल्सो क्लेम डैमेजेस। नेक्स्ट कंडीशन इज कंडीशन ऑफ मर्केंटिबिलिटी। मर्केंटिबिलिटी का मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप जिस पर्पस के लिए गुड्स, मतलब उनको पर्पस भी नहीं, मतलब अगर आप प्रेस खरीद रहे हो तो वो वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, ये है कंडीशन ऑफ मर्केंटिबिलिटी। मर्केंटिबिलिटी का मतलब है कि आप जिसको खरीद रहे हो वो यूज आप कर पाओ, उसकी वो क्वालिटी तो एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है कंडीशन ऑफ मर्केंटिबिलिटी। इफ गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, तो जो सेलर है उसका काम होना चाहिए, उसका वही बिजनेस होना चाहिए गुड्स को सेल करने का, देन देयर इज अ इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी। यहाँ पे पर्पस की बात नहीं हम कर रहे, अगर मैं कोई ईयरफोन्स खरीद रही हूँ तो अगर मेरे पास टूटे हुए ईयरफोन्स आ रहे हैं तो मतलब दोज गुड्स आर नॉट ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, सो ये मैं यूज नहीं कर पा रही हूँ, पर्पस की तो बात ही यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। क्वालिटी उसकी बेकार है, वो डिफेक्टिव है, उसका वो जो आगे के वो होते हैं नॉब्स होते हैं, या फिर आप कह लो जो ईयरबड्स टाइप जो होते हैं, वो ही अगर वो एक निकला हुआ है या टूटा हुआ है, वो है नहीं, तार टूटी हुई है, उसमें स्पीकर से आवाज ही नहीं आ रही, आपके कान में आवाज नहीं आ रही, तो उस केस में आप बोलोगे द गुड इज नॉट ऑफ मर्केंटेबल quality, ठीक है। So merchantable quality means that the goods shall be such that they are capable of being used as goods of that description and should be free from any hidden defect, ठीक है। तो जो डिस्क्राइब किया है उसको आप उस तरीके से यूज कर पाओ और उसमें कोई हिडन डिफेक्ट ना हो, मतलब नॉर्मली जिसको आपने खरीदा है वो काम एटलीस्ट पर्पस वो उस काम को करता हो, बेसिक जो काम है, ठीक है। तो ये होता है मर्केंटिबिलिटी।
तो अगर आप गुड खरीद रहे हो, ईयरफोन खरीद रहे हो, तो आप ये सोचे नहीं खरीदोगे कि उसमें कोई डिफेक्ट भी हो सकता है अगर आप नहीं खरीद रहे हो, या उसकी तार टूटी हो सकती है। तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि वो एक सही सिचुएशन में, सही कंडीशन में ही बायर तक पहुंचे। अगर नहीं पहुंचता तो ये इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ मर्केंटेबिलिटी ब्रीच होगी। आप उसको वापस करके उससे पैसा क्लेम कर सकते हो। करते हो, अमेजोन से कोई डिफेक्टिव चीज आ जाती है, नया परचेज करते हो, कुछ डिफेक्टिव आ जाता है तो रिटर्न करके उसे पैसे क्लेम कर लेते हो ना, तो ये है कंडीशन ऑफ मर्केंटेबिलिटी। ठीक है। Now see the example. A purchased wine from B. A ने कुछ वाइन परचेज की B से. While opening its cork, उसका जो ऊपर का ढक्कन होता है उसे खोलते वक्त A जो है इंजर हो गया, वो बॉटल टूट गई और A के हाथों पे लग गई और A इंजर हो गया. It was held that the bottle was not of mercantile quality and A could recover damages from B. क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है while opening its cork in normal manner. Normally वो उसे खोल रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत जोर लगा दिया, उसके ऊपर थोड़ा मारेगा, कोई चीज मार दी, नहीं. नॉर्मली जैसे बॉटल खुलती है वैसे ही खुला और बॉटल टूट गई. इस केस में बॉटल क्वालिटी इज नॉट ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी. ठीक है, तो बॉटल मर्केंटेबल क्वालिटी की नहीं थी, तो ए क्या है, अपने जो सारे डैमेजेस हैं और पैसा बी से क्लेम कर सकता है, क्योंकि ये इम्प्लाइड कंडीशन है ना कि वारंटी. ठीक है. नाउ सेकंड एग्जांपल है, इफ शुगर बिकम्स सिरप इट इज नो लॉन्गर मर्केंटेबल. तो आप शुगर खरीदने जाते हो, वो सिरप बना हुआ आपको मिलता है, तो वो भी एक मर्केंटेबल क्वालिटी का नहीं है. आप सिरप को यूज नहीं कर सकते शुगर की जगह पे, जहाँ पे आपको शुगर ही चाहिए. ठीक है. अगर आप सीमेंट खरीदने जाते हो, सीमेंट ही सूखा हुआ मिलता है, पाउडर फॉर्म में नहीं मिल रहा, तो या पीओपी बनाना चाह रहे हो घर पे आके, पीओपी सब तो गया, वो आपको जो जिस बैग में मिला है उसमें वो मॉइस्चर की वजह से खुद ही वो जो है हार्ड हो गया, तो उस केस में भी क्या हो गया, द सीमेंट इज नॉट ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, तो यू कैन रिटर्न द सीमेंट एंड कैन गेट बैक द मनी फ्रॉम द सेलर. सो दिस इज द इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ मर्केंटेबिलिटी. नेक्स्ट कंडीशन इज कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल. अगर आप कोई गुड्स को सैंपल के बेसिस पे खरीद रहे हो, तो इम्प्लाइड कंडीशन क्या है, द गुड्स सेंट टू द बायर मस्ट मैच, मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल. तो जो सैंपल आपको दिखाया गया था सेलर के द्वारा, उससे वो जो बल्क में जो क्वांटिटी आपके घर पे आई है, बायर के घर पे आई है, उससे वो मैच कर सके सैंपल से. और अगर ये मैच नहीं होता तो आप उन गुड्स को वापस कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, अपना दिया हुआ पैसा क्लेम कर सकते हो वापस. ठीक है. इन केस ऑफ सेल बाय सैंपल, the bulk of goods must be similar with the sample in quality. So जो bulk है, जो आपको सपोज आपने 1 किलो चावल के बेसिस पे 100 किलो का ऑर्डर दिया था लास्ट इसमें स्लाइड में, तो वो 100 किलो का जो चावल आपके पास आया है, that should match with the sample. ठीक है. In case of sale by sample, the bulk of good must be similar with the sample in quality. Buyer should get reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. और buyer के पास ये पूरा opportunity होना चाहिए कि वो bulk को sample के साथ में match कर सके. अगर वो match ही नहीं कर पाएगा तो वो कैसे claim करेगा seller से कि भाई sample के साथ में match नहीं कर रहा. ठीक है. Goods should be mercantile and free from defects. तो sample के केस में भी condition of mercantability भी होगी कि जो sample के basis पे जो goods आपको भेजे गए हैं वो भी किसी उनमें कोई defect ना हो and they should be of mercantile quality. ठीक है. तो अगर ये भी ब्रीच होता है सैंपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल से, अगर आपके गुड्स जो हैं सैंपल से मैच नहीं करते, यू कैन रिटर्न दोज गुड्स. ठीक है. नाउ कंडीशन ऑफ होलसमनेस. होलसमनेस का मतलब ये देखो, ये वाली जो कंडीशन है मेनली इट इज फॉर दोज गुड्स व्हिच आर कंज्यूम्ड, व्हिच आर फिजिकली कंज्यूम्ड. या तो आप उसे कहीं पे लगाते हो, कोई क्रीम है या कोई सोल्यूशन है या फिर कोई खाने की चीज है जिसे आप कंज्यूम कर रहे हो, तो ये जो कंडीशन ऑफ होलसमनेस है ये उनके लिए है. फॉर दोज आइटम्स व्हिच आर सपोज्ड टू बी फिजिकली कंज्यूम, जिसे आप कंज्यूम कर रहे हो या फिजिकली अप्लाई कर रहे हो. इम्प्लाइड कंडीशन इज गुड्स शेल बी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. तो ऐसा नहीं है कि आपने उस चीज को लगाया, आपकी स्किन खराब हो गई, आपने कुछ ऐसा पी लिया, खा लिया और उसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो गया, आपका पेट खराब हो गया, आपको कोई एलर्जी हो गई, या फिर आपको कोई डिसीज हो गई, या कुछ भी डिफेक्ट हो गया, या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ होलसमनेस ब्रीच हो जाएगी. सो दे शैल नॉट बी स्टेल और कंटामिनेट. तो जो भी खाने की चीजें हैं वो कम से कम बासी नहीं होनी चाहिए, कंटामिनेटेड नहीं होनी चाहिए, मतलब उनमें कुछ ऐसा ना मिला हुआ हो जिसकी वजह से आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, हाउस फ्लाई फाउंड इन कोल्ड ड्रिंक बॉटल. अच्छा, ये लास्ट लाइन है, हाउस फ्लाई फाउंड इन कोल्ड ड्रिंक बॉटल. अब आप कोल्ड ड्रिंक अगर खरीद रहे हो तो ये एज्यूम करके खरीद रहे हो कि भैया इसकी क्वालिटी नॉर्मल होगी, ऐसा नहीं है, मतलब अगर फायदा नहीं करे तो कम से कम नुकसान नहीं करे. लेकिन अगर उसके अंदर से कुछ ऐसी चीजें निकल कर आ जाती हैं, कभी बहुत बार आपने देखा होगा किसी की बॉटल में कांच निकल के आ गया, किसी में बाल है, किसी में कोई मक्खी गिरी है, तो उसमें क्या है, ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि अगर आपने कोई खाने पीने की चीज खरीदी है तो वो कंटामिनेटेड नहीं होनी चाहिए, दूषित नहीं होनी चाहिए या बासी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे बायर अगर ऐसी कोई चीज कंज्यूम कर लेता है तो उसके लिए सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देयर इज अ ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन.
ठीक है। सो कंडीशन ऑफ होलसमनेस इज नॉर्मली फॉर फूड आइटम्स, तो ये जो वाली कंडीशन है ये फूड आइटम्स के लिए है जिनको आप कंज्यूम करते हो, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन खत्म होती हैं। देखो यहाँ पे ना 3 और 3 6 इम्प्लाइड कंडीशन हैं। तो पहली थी कंडीशन एज टू टाइटल, सो कंडीशन इन केस ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, condition of merchantability, condition contract of sale by sample, condition of wholesomeness, ठीक है। तो ये 5 implied conditions हैं। so we are done with the implied condition. now next topic is implied warranties. warranties अब देखो क्या क्या हो सकती हैं। buyer must get quiet possession. quiet possession का मतलब क्या है? there is an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession in of the goods. possession का मतलब है goods जो है seller से buyer के पास आएगी, physical possession। तो ये implied warranty है। अगर उसको possession नहीं मिलता तो वो damages जो है buyer से seller से claim कर सकता है, लेकिन contract को repudiate नहीं कर सकता, ठीक है। ये देखो there is an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods. उसे ये अधिकार है बायर को कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद उसे वो गुड्स मिले, उनका वो फिजिकल डिलीवरी उसके पास बायर के पास आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो सेलर से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। एग्जांपल देखो, ए हैड गिवन हिज बाइसिकल ऑन हायर फॉर फ्यू डेज टू बी। ए ने कुछ दिनों के लिए अपनी साइकिल बी को दी, थोड़े दिनों के लिए चलाने के लिए। सून आफ्टर ए सोल्ड इट टू सी विदाउट डिस्क्लोजिंग अबाउट अग्रीमेंट विद बी। अब ए ने क्या किया, ए के पास जो साइकिल खुद ही नहीं है, उसने बी को दे रखी है और ए ने इसी दौरान सी को वो साइकिल सेल भी कर दी और सी को उसने वो जो बी के साथ में कुछ दिनों वाला अग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में नहीं बताया। नाउ बी क्लेम्स द बाइसिकल फ्रॉम सी। अब तो क्योंकि साइकिल ए ने सी को बेच दी और अब बी जो है अपनी साइकिल जो कुछ दिनों के लिए बी को दी गई थी वो सी से क्लेम कर रहा है कि भैया ये मेरे साथ एग्रीमेंट हुआ था, मुझे थोड़े दिन के लिए रेंट पर ये साइकिल मिली थी। सीज पोजेशन इज डिस्टर्ब्ड। अब यहाँ पे सी का पोजीशन है उसमें खलल आ गया है। सी के पास साइकिल आई और उसके बाद बी ने उसे वापस क्लेम कर लिया। सो ही इज एंटाइटल्ड टू गेट डैमेजेस फ्रॉम ए। तो यहाँ पे सी कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम ए क्योंकि उसे ठीक से पोजीशन गुड्स का पूरी तरीके से नहीं मिला है, ठीक है। तो ये है बायर हैव द implied warrant to get the possession of the goods, and if he does not get the possession properly or if there is any defect or disturbance in the possession, then there is an breach of implied warranty and the buyer can claim damages from the seller, ठीक है। अब देखो ये क्या है, सेकंड implied warranty is goods must be free from encumbrance. एनकम्बरेंस क्या है, होता है किसी थर्ड पार्टी का कोई चार्ज उसके किसी और चार्ज से वो फ्री हो, मतलब उसमें सिर्फ बायर और सेलर इन्वॉल्व होनी चाहिए, ना कि कोई थर्ड पार्टी। अब देखो, और एनी चार्ज इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी, तो एनकम्बरेंस का मतलब है चार्ज और एनी क्लेम ऑफ थर्ड पार्टी ऑन द गुड्स। सो नॉट नोन टू बायर बिफोर और एट द टाइम ऑफ मेकिंग। और ये जो थर्ड पार्टी का क्लेम है, बायर को इसके बारे में कुछ नहीं पता, ना ही कॉन्ट्रैक्ट से पहले पता था, ना ही कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर पता है। सो इसका एग्जाम्पल देखो तो ये पॉइंट आपको और क्लियर हो जाएगा। ए मम्मी A sells some goods to B. A ने कुछ goods B को sell किए। A had already taken loan from X on the security of those goods. तो A ने उससे कुछ लोन लिया, अच्छा सॉरी, A ने कुछ गुड्स B को बेचे, लेकिन A ने ऑलरेडी उसके ऊपर लोन ले रखा था उन गुड्स को जो उसने B को बेचे। और ये लोन किससे लिया था, मिस्टर एक्स से लिया था, मतलब ए के पास उसने ये गुड्स को सिक्योरिटी पर देकर एक्स से लोन लिया था, जो हमने प्लेज में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, जो गुड्स हैं वो किसके पास हैं, एक्स के पास हैं, और बी को ए ने वो गुड्स को बी को भी बेच दिया। अब बी उसे पता नहीं है ए और एक्स के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि ए ने एक्स से लोन ले रखा है। सो बी, जब बी को वो गुड्स मिले तो बी को वो सारे के सारे गुड्स एक्स को वापस करने पड़े क्योंकि एक्स ने उन गुड्स की सिक्योरिटी पर ही ए को लोन दिया था। सो बी अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट हैड टू पे टू एक्स टू एंजॉय द गुड्स। अब बी को वो गुड्स लेने के लिए एक्स को पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, बी उस पैसे को जो उसे नुकसान हुआ एक्स की वजह से उसे वो ए से वो क्लेम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लेम था वो थर्ड पार्टी का था, एक्स का क्लेम था उन गुड्स पे जो ए ने बी को बेच दिए। तो उस केस में भी ये ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड वारंटी है और यहाँ पर मिस्टर बी कैन क्लेम दोस गुड्स, क्लेम नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो यही एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। कंडीशन और वारंटी में कंडीशन ब्रीच होती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हो, बायर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है। ब्रीच ऑफ वारंटी होती है, चाहे वो इम्प्लाइड वारंटी हो चाहे एक्सप्रेस वारंटी हो, उस केस में बायर सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो अगर किसी थर्ड पार्टी का कोई क्लेम है या फिर एक बायर को पोजीशन नहीं मिल रहा है गुड्स का, तो दोनों केसेस में जो बायर है सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ना कि गुड्स को वापस कर सकता है, ठीक है।
ये है हमारी नेक्स्ट स्लाइड। सो इम्प्लाइड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड वारंटीज आर ओवर। अब उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन कंडीशंस टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। तो ऐसे कौन कौन सी केसेस हैं जब आपकी कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब बायर के पास ये अधिकार है कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का, लेकिन उसने अपना ये अधिकार दे दिया और उसे खत्म कर दिया और उसे एज ए ट्रीटेड एज वारंटी। मतलब ही इज कीपिंग द गुड्स विद हिम, ही इज नॉट रिटर्निंग द गुड्स, बट ही इज ओनली क्लेमिंग द डैमेजेस। तो अपना उसने राइट ऑफ कंडीशन, राइट ऑफ रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन, उसने वो कम करके किसमें कर दिया, राइट टू क्लेम डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी, इसमें कन्वर्ट कर दिया। मतलब उसके पास राइट ऑफ कंडीशन है, उसने उसे राइट टू वारंटी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कब कब पॉसिबल है, ये दो तरीके से पॉसिबल, व्हेन देयर इज अ वॉलंटरी वेवर। तो जब बायर खुद से ही नहीं चाहता भैया उसे गुड्स को वापस करना, उसे लगता है अरे गुड्स आ तो गए ही हैं, उसे रख ही लेते हैं, जो नुकसान होता है उसको सेलर को बता देते हैं, भैया नुकसान की भरपाई वो कर देगा। ठीक है। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन बाय सेलर, अगर सेलर किसी कंडीशन को ब्रीच करता है, बायर के पास अधिकार है उस गुड्स को वापस करके पैसा क्लेम करने का। मतलब उसके पास राइट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ब्रीच ऑफ वारंटी, और उसके पास ये भी अधिकार है कि उसे वारंटी सॉरी उसे गुड्स को ना वापस करके सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर ले। इस केस में क्या हुआ, उसने अपने कंडीशन वाले अधिकार को वारंटी वाले अधिकार में कन्वर्ट कर दिया। बायर हियर द बायर कीप्स द गुड्स एंड फाइल अ सूट फॉर डैमेजेस। तो वहां पे सिर्फ अब बायर डैमेजेस क्लेम कर रहा है, ना कि उन गुड्स को रिटर्न करके उनसे पैसा क्लेम कर रहा है। तो ये है वॉलंटरी वेवर ऑफ कंडीशन इनटू वारंटी। He has not repudiated the contract. He can repudiate the contract, but he has chosen not to repudiate the contract. Contract को खत्म कर सकता है, but उसने क्या चूज किया है, सिर्फ damages claim करना, और उसने उन गुड्स को रख लिया है। Also called right of waiver of buyer. तो बायर ने अपने अधिकार को वेवर कर दिया, वापस कर दिया, मतलब उसे यूज नहीं करा, तो इसलिए बोलते हैं वॉलंटरी वेवर को राइट ऑफ वेवर ऑफ बायर। ठीक है। नेक्स्ट है कंपलसरी वेवर। यहाँ पे बायर अभी उसे वेव नहीं कर रहा है अपने कंडीशन से वारंटी को, कंपलसरी उसके ऊपर आ चुका है डंडा कि भैया अब तो तुम इसे ब्रीच ऑफ कंडीशन की तरह यूज नहीं कर सकते, अभी ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा। तो कौन कौन से केसेस हैं, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेपरेबल एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स ईदर कंप्लीटली और इन पार्ट, द बायर कैन नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। जब बायर ने उन गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है और उन गुड्स को अलग करना मुश्किल है, मतलब कुछ गुड्स जो है क्वालिटी से मैच नहीं करते, कहीं कुछ गुड्स पे कंडीशन ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन है, कुछ गुड्स पे कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी है, तो और उन गुड्स को आप अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते। आप कॉन्ट्रैक्ट को कब खत्म कर सकते हो, जब सारे के सारे गुड्स आपकी ब्रीच ऑफ कंडीशन के एरिया में वो फॉल करते हैं, या फिर जो गुड्स फॉल करते हैं उन्हें आप बाकियों से अलग कर सको। अगर अलग नहीं कर सकते तो वो सिर्फ ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा, ना कि ब्रीच ऑफ कंडीशन। द बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स। या तो बायर ने बोला कुछ नहीं, बट हमने एज्यूम कर लिया, सेलर ने एज्यूम कर लिया कि अगर उसने 2 महीने तक गुड्स रिटर्न नहीं करे तो मतलब है उसने अपना गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। व्हेन ही इन्फॉर्म्स द टू सेलर दैट ही हैज एक्सेप्टेड द गुड, जब उसने बता दिया कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर दिया, तो अब चाहे कंडीशन का ब्रीच भी हो, वो उसे रिटर्न नहीं कर सकता। Buyer does any act which is inconsistent with the ownership of the seller। तो अगर बायर ऐसा कुछ करता है जो सेलर की ओनरशिप से मैच नहीं करता, मतलब मैं एक बायर हूँ, मैंने क्या करा, मेरे को कोई गुड्स मिले, मैंने कुछ गुड्स खरीदे और उनको किसी को प्लेज पर देकर लोन ले लिया, तो यहाँ पे मतलब मैं ऐसा ट्रेड कर रही हूँ कि ओनरशिप मेरे पास आ चुकी है और सेलर से ओनरशिप मेरे पास ट्रांसफर हो गई है। तो ये आप तब नहीं कर सकते, प्लेज पर नहीं दे सकते कुछ को जब ओनर कोई और हो। तो मतलब यू आर अज्यूमिंग दैट you are the right or true owner of those goods and the seller is no more the owner of those goods। तो in that case also it will be a compulsory waiver। आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये माना जाएगा और आप अब उन गुड्स को वापस नहीं कर सकते। आफ्टर द lapse of a reasonable time, मतलब आपके पास रिटर्न करने का, गुड्स को रिटर्न करने का एक टाइम पीरियड गिवन है, और उस टाइम पीरियड में अगर आप गुड्स को रिटर्न नहीं करते हो तो फिर वो ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा। अगर ऐसे की कंडीशन या कुछ ऐसे टर्म्स फुलफिल नहीं होते तो वहां पे वो ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं माना जाएगा। और आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम, सपोज आपने कोई टीवी खरीदा 1 महीना 2 महीना, उसका रीजनेबल टाइम है, अगर उसमें आप रिटर्न नहीं करते, ऐसा नहीं कि 1 साल बीत गया उसके आप भैया फोन करके बता रहे हो आपने तो ये कहा था, ये तो हमें मिला ही नहीं है, हमें तो टीवी वापस करनी नहीं। यहाँ पे जहाँ पे टाइम फिक्स हो रिटर्न करने का, और अगर फिक्स टाइम नहीं है तो वहां पे रीजनेबल टाइम को लिया जाता है कि नॉर्मली इतने टाइम में आपको रिटर्न करना है, नहीं किया तो वी विल अज्यूम दैट द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स। ठीक है। तो ये है कंडीशंस टू बी ट्रीटेड एज व्हेन कंडीशंस टू बी ट्रीटेड एज वेवर। तो अभी के लिए अभी इतना ही। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स में, चैट टाइप करके।
किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आप सबको सारे टॉपिक्स क्लियर हैं अभी तक? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी चैट में लिखकर। गुड मॉर्निंग अपर्णा। आई होप आप लोगों को बिजनेस लॉ समझ में आ रहा है। थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, समझने के बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। सिर्फ आप बुक से पढ़ते हो तो लॉ लगता है कि एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन आप उसे समझ के करते हो तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। और बहुत सारी चीज़ हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में आते हैं तो उसके बाद सारी चीज़ें, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो कॉन्ट्रैक्ट ही पढ़ते जा रहे हो अभी तक। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी था, इंडेमनिटी था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज था, बेलमेंट बेली का अग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट था, और उसके बाद ये सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। ठीक है, तो बायर और सेलर मतलब दो नॉर्मली पार्टी हैं हर एक कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो उस केस में किस तरीके से किसके क्या अधिकार हैं, क्या उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं, कोई ब्रीच होता है तो किसको क्या 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 रेमेडीज अवेलेबल हैं। तो काफी हद तक चीजें सिमिलर ही हैं। और एक चीज जो आप इस तरीके से पढ़ रहे हो दूसरे टॉपिक में उस चीज को रिवर्स करके आप पढ़ते हो। तो नॉर्मली टॉपिक्स कुछ लिमिटेड ही हैं, उसको आप अलग अलग एंगल से पढ़ते हो। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। ठीक है, तो आई नो लॉ की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन अगर आप इसे रिपीट कर करके पढ़ोगे, 2-3 बार एक ही टॉपिक को पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। मतलब इसको बेस्ट, लॉ को पढ़ने का बेस्ट तरीका ही है, आज पढ़ो, कल उसे याद करने की कोशिश करो, अगर अगले दिन फिर याद करने की कोशिश करो, जब लगे कि आप उसे भूल रहे हो उसे फिर से पढ़ो, बुक से देख के पढ़ो, और उस चीज को बार बार रिपीट करोगे ना अपने माइंड में। एक बार पढ़ा, उसे रिपीट करते रहोगे। अपने घर में अपनी मम्मी को बताओ मैंने आज क्या पढ़ा, अपने पापा को बताओ, सिबलिंग को बताओ, दोस्तों को बताओ, तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है और वो रिटेन हो जाती है। जैसे कि बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी जो अभी तक भी आपको याद होंगी, जो आपने कभी बचपन में पढ़ी थी, बचपन की कोई पोएम्स या कोई स्टूडेंट की बात, कोई टीचर की बात आपको याद होगी। क्यों? क्योंकि वो आप अपनी चीजें वो रिपीट करते रहते हो, या तो कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, या फिर उस चीज को आप इतनी बार रिपीट कर लेते हो कि वो आपके दिमाग में बैठ जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाती है। तो इतनी बार इस चीज को रिपीट करो, चाहे पढ़ो, उसके बाद खुद इसके ऊपर डिस्कशन करो, बातें करो, रिपीट कर करके सबको बताओ। इतनी बार आपके मुंह से वो चीज निकल जाएगी कि वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो यही एक बेस्ट तरीका है लॉ को पढ़ने का। ठीक है, और जैसे जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है साइड बाय साइड इसको पढ़ते रहो, बिल्कुल लास्ट के लिए मत छोड़ना। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट, जो करते हैं कि लास्ट के लिए ही सारा का सारा छोड़ देते हैं पढ़ने के लिए। ऐसा करने से चीजें एकदम से आ जाती हैं। जब आप एकदम से लॉ पढ़ते हो तो उसके बाद ऐसा लगता है कि भैया ये क्या है, इससे अच्छा तो हम गीता और ये सब पढ़ लेते, वो ज्यादा आसान है। ठीक है ना, तो धीरे धीरे पढ़ो, टाइम दो हर चीज को, और लॉ को स्पेशली, ये जो है सबसे टफ है अगर आप नहीं पढ़ते हो, और फिर ये चीज आसान हो जाएगी अगर आप इसे धीरे धीरे टाइम लेकर पढ़ते हो। तो आज की क्लास खत्म होती है, जितना हुआ है आज भी रिवाइज करो, कल भी रिवाइज करो, मतलब 2-3 दिन से रिवाइज करो जो भी आप पढ़ रहे हो, उसे याद करने के, दिमाग में बुक बंद करके याद करने की कोशिश करो, रिकॉल करो आपने क्या क्या पढ़ा है। तो फिर आपको लगेगा कि हाँ चीजें अब याद हो रही है। जैसे कि आज की क्लास खत्म हुई, आप इसे 2-3 दिन लगातार पढ़ो, 2-3 दिन नया टॉपिक तक आप नई क्लास हो जाएगी, उस चीज को रिकॉल करो कि आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। जैसे आप उसे भूलो उसके बाद फिर से वही आप उसको पढ़ने की कोशिश करो बुक से कि आपने क्या पढ़ा था, तो चीजें दिमाग में आपके बैठ जाएंगी। रिटेंशन पावर होता है, रिटेंशन पावर ऑफ माइंड, उस चीज को आपको यूज करना है। कीप प्रैक्टिसिंग, जो चीजें आपको मुश्किल लगती हैं पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, और वो चीज अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, चलो तो अभी के लिए हम अभी इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर हमें करना है, तो अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद केविएट एम्पटर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो।
तो 11:59 हुए, 12:05 पे अपनी क्लास रिज्यूम करते हैं। ठीक है जी, चलिए 5 मिनट का ब्रेक है आप लोगों के लिए।
रिज्यूम करते हैं, ठीक है जी। सो वी हैव डन दिस व्हेन द कंडीशन इज ट्रीटेड एज वारंटी either by the behavior of buyer or as a compulsory waiver. Okay, and the next topic is डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है केविएट एम्प्टर, क्योंकि आप भी बहुत जगह मार्केट में जाते हो और आप भी एज अ बायर सामान खरीदते हो, तो ये किसी भी इंसान के लिए जो भी शॉपिंग करता है, जो भी कुछ भी खरीदता है, उसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है केविएट एम्प्टर का। क्योंकि आप भी जब मार्केट में जाते हो, चीजें खरीदते हो, आपके साथ भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो गलत होती हैं, जिसमें कभी आपकी गलती है, कभी सेलर की गलती है। तो आप कब रिस्पॉन्सिबल हो, सेलर के ऊपर कब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, वो अगर झूठ बोलता है तो वो जिम्मेदार है, वो झूठ बोलता है तो आप भी जिम्मेदार हो। तो वो सारी चीजें समझने के लिए ये डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक बायर को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान से सुनना, डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर क्या है, इसका मतलब क्या है, और ये क्यों हर एक स्टूडेंट के लिए, जो भी आप अभी ऑनलाइन हो, जो नहीं है उनके लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का, इस डॉक्ट्रिन का मतलब है लेट द बायर बीवेयर। मतलब कोई भी चीज अगर आप खरीदने जाते हो एज बायर, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस गुड को अच्छे से चेक करना कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो ऐसी चीजें जो बायर को चेक करनी चाहिए, और उसने अगर नहीं करी, उसमें कोई अगर फॉल्ट निकलता है बाद में, तो उसकी गलती बायर की होगी, ना कि सेलर की। आप उस केस में सेलर से कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप उसको सू करते हो तो कोर्ट में आप ही गलत ठहराए जाओगे कि आपकी ड्यूटी थी, आप चेक करके लेते चाहिए। यू शुड बी अवेयर, यू शुड बी इन्फॉर्म्ड सिटीजन। आपको एक इन्फॉर्म्ड बायर होना चाहिए था। आपने अगर चेक नहीं किया, आपने नेग्लिजेंस दिखाई है, तो उसके लिए बायर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ना कि सेलर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यूटी ऑफ बायर। बायर की ड्यूटी है टू एग्जामिन द गुड्स एंड फाइंड आउट देयर सुटेबिलिटी फॉर द पर्पस ही बाइज देम फॉर। बायर की ये ड्यूटी है, जो भी वो गुड्स खरीदता है, उन गुड्स को वो अच्छे से चेक करे, एग्जामिन करे और देखे कि जिस पर्पस के लिए आप उसे खरीद रहे हो, वो उस पर्पस के लिए सूटेबल है भी कि नहीं। अगर मैं कोई चीज लेने जा रही हूँ, लेट्स से आई एम गोइंग टू बाय अ लैपटॉप, सो आई शुड हैव बेसिक नॉलेज अबाउट द लैपटॉप। अगर मैं बिना किसी नॉलेज के लैपटॉप खरीदने जा रही हूँ और कोई भी सेलर कुछ भी बोल के मुझे सेल कर रहा है, तो ये मेरी नेग्लिजेंस होगी। तो जो कोर्ट है कभी भी नेग्लिजेंस को सपोर्ट नहीं करता। अगर मैं नेग्लिजेंस, मेरी नेग्लिजेंस है, मुझे एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैं रिसर्च करूँ, मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास फोन है, मुझे रिसर्च करनी चाहिए कि लैपटॉप लेते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर वो बोल रहा है कि इसमें विंडोज 10 है या विंडोज 13 है, तो मुझे पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। और अगर वो कहता है कि विंडोज 10 डली है और मैं अगर बाद में बोलूँ कि मुझे तो विंडोज 13 चाहिए थी, बात का कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजों के बारे में पता। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात होती है, किसी भी चीज की बात होती है, क्या क्या फीचर्स हैं, कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, कितना जीबी की रैम, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए इफ यू आर गोइंग टू बाय समथिंग। और ये सब चेक करके उसको प्रॉपर्ली एग्जामिन करके आप गुड्स लेंगे। तो यहाँ पे फिर अगर उसके बाद भी कोई डिफेक्ट निकलता है तो सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। अदरवाइज इफ यू आर इग्नोरिंग योर ड्यूटी, देन द बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड ही कैन नॉट क्लेम एनी डैमेजेस फ्रॉम द सेलर। अगर उसकी वजह से, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से अगर बायर को कोई नुकसान होता है, बायर की नेग्लिजेंस की वजह से, तो उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपको ही उस नुकसान को उठाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो केविएट एम्प्टर रूल क्या कहता है, डॉक्ट्रिन क्या कहता है कि बायर की ड्यूटी है कि वो गुड्स परचेज करने से पहले उनको अच्छे से एग्जामिन करे, उनमें कोई डिफेक्ट नहीं हो, वो सूटेबल हो जिस पर्पस के लिए आप उसे खरीद रहे हो, ना कि सेलर की बातों में आके उसे खरीदे। ठीक है, अपनी माइंड का, अपने इंटेलिजेंस का यूज करे, उसे प्रॉपर्ली एग्जामिन करे, उसके बाद उन गुड्स को परचेज करे, ना कि सेलर ने जो कहा उसको मान लिया। सच, सेलर का काम है बेचना, आपका काम है उसे यूज करना गुड्स को, तो आपको देखना है। ठीक है, सो नो ड्यूटी ऑफ सेलर टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स ऑफ द गुड्स। सेलर की ड्यूटी नहीं है कि वो कमियां बताएगा कि भैया इसमें, उसका काम तो बेचना है। अगर वो कमियां बताएगा तो बेच नहीं पाएगा। उसका काम है हर चीज की अच्छाइयां बताना। आप बायर, आपका काम है उस चीजों में कमियां निकालना, कमियां देखना। सेलर जो चीजों को छुपा रहा है उन चीजों को भी देखना। ठीक है, सो इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर टू एग्जामिन द गुड्स एंड सी वेदर द गुड्स आर सूटेबल फॉर योर पर्पस और नॉट। ओके, पर्सन बाइज अ टी शर्ट फॉर हिज सन। एक पर्सन ने टी शर्ट खरीदी अपने बेटे के लिए। He will not have a right to return or exchange the same if the shirt does not exactly fit his son. तो अगर आपने वो टी शर्ट खरीदी अपने बेटे के लिए, तो आपको उसके साइज का पता होना चाहिए। अगर आप उस साइज के बेसिस पे ले रहे हो, ठीक है, तो आपको बाद में आप रिटर्न नहीं कर सकते, उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते सेलर को कह के भैया मैंने तो खरीदी थी, उसको आई नहीं। ये आपकी गलती है कि आप, अगर आप किसी के लिए ले रहे हो, उसका साइज ही आपको नहीं पता, तो आप उसे रिटर्न नहीं कर सकते। नॉर्मली हम लोग अगर किसी सेलर के पास जाते हैं तो वो हमारा म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है कि भैया घर के पास है, वो हमें जानते हैं कि भैया हमें शर्ट लेनी है अपने बेटे के लिए, सही, मतलब अगर नहीं आती तो हमसे वापस कर देंगे, हमें साइज नहीं पता, तो वो भी कहता है कि चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे ड्यूटी हमारी बनती है। अगर बाद में सेलर मुकर गए इस चीज से, तो हम उसके ऊपर सू नहीं कर सकते, हम कोर्ट नहीं कर सकते, कोर्ट केस नहीं कर सकते उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये हमारी गलती है। हम अगर किसी और के लिए खरीद रहे हैं तो हमें उसका साइज पता होना चाहिए। उस बंदे ने, सेलर ने तो आपके बेटे को देखा ही नहीं, वो आप कैसे आपको बता देगा क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा। ठीक है, सो केविएट एम्प्टर सेज इट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ द बायर टू एग्जामिन द गुड्स, टू सी द गुड्स बिफोर बाइंग इट।
and it is not the duty of the seller to tell you the defect. It is the duty of the buyer to see the defects and to find out the defects in the goods. ठीक है, so buyer should be aware, buyer should be intelligent enough to examine the goods properly, buyer should do some research before buying any technical goods. उसे कुछ बेसिक चीजों का पता होना चाहिए कुछ परचेज करने से पहले. He should not, buyer should not rely on seller's claims for everything. ठीक है, तो बिल्कुल वो सेलर के ऊपर डिपेंडेंट होकर कुछ खरीद रहा है तो उसमें गलती किसकी है, सिंपली बायर की है. जैसे कि मैंने आपको बैग का एग्जांपल दिया था, बैग की चेन खराब है, इसका कपड़ा फटा हुआ है, सेलर चाहे कुछ भी कर ले कि भैया ये तो इस ब्रांड का है, इसका तो कहीं कुछ नहीं जाता, गुड तो आपके सामने है ना, उसे एग्जामिन करो अच्छे से, अगर उसमें फिर कोई डिफेक्ट निकलता है तो उसके लिए तो बायर रिस्पॉन्सिबल होगा. ठीक है, तो ये है ड्यूटी ऑफ बायर. तो अगर आप कोई गुड खरीद रहे हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है उसको अच्छे से देखकर, उसे जांच परख कर ही लो. अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हो तो उसे चलवा कर देखो. ठीक है ना, तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बायर. कभी भी आप कोई गुड्स खरीद रहे हो तो सबसे पहले ड्यूटी आपकी बनती है उस गुड्स को चेक करने की. लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर. लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल. अब ये कौन कौन से हैं, यहाँ पे अगर केविएट एम्पटर का डॉक्ट्रिन नहीं लगता, उसके एक्सेप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो बायर कैन क्लेम डैमेजेस एज वेल एज कैन डिक्लाइन टू एक्सेप्ट गुड. तो बायर जो है गुड्स को लेने से भी मना कर सकता है, दोनों चीजें, और बायर डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है. मतलब यहाँ पे इसको अगर केविएट एम्पटर के एक्सेप्शंस हैं तो यहाँ पे इट इज कंसिडर्ड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन. ब्रीच ऑफ कंडीशन में ही होता है ना कि आप गुड्स को भी एक्सेप्ट करने से मना कर दो, गुड्स को रिटर्न कर सकते हो या फिर गुड्स को उनके ऊपर डैमेजेस क्लेम कर सकते हो. तो दोनों अधिकार मिलते हैं ब्रीच ऑफ कंडीशन में. तो केविएट एम्पटर के जो एक्सेप्शंस हैं उसमें भी बायर को ये अधिकार मिलते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या है जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर नहीं लगेगा, जहां पे सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा ना कि बायर. इफ सेलर मेक्स मिसरिप्रेजेंटेशन अमाउंटिंग टू फ्रॉड, अगर सेलर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन देता है और उसकी वजह से कोई फ्रॉड करता है. ठीक है, अगर आपको कोई कार दी जाए बोल के कि भैया ये तो मर्सिडीज कार है, कोई और कार अगर आपको ये बोलकर दी जाए भैया ये तो मर्सिडीज कार है, या फिर कोई और कार जिसमें मतलब आपको रिलाई करना पड़ेगा सेलर की बातों पे, तो वो वहां पे होगा मिसरिप्रेजेंटेशन बाय सेलर. तो उस केस में बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. या फिर कोई ऐसा फैक्ट वो कंसील करता है और उसके ऊपर बायर रिलाई करता है तो उस केस में भी सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, तो सेलर या तो कोई गलत झूठ बोलता है या फिर कोई फैक्ट को कंसील करता है, उस केस में सेलर विल नॉट बायर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, इट विल बी द सेलर हु विल बी रिस्पॉन्सिबल. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट इज if goods are purchased by description and they do not match with the description. तो गुड्स को अगर डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे परचेज किया गया है और जो गुड आपको मिला है वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करता, उस केस में भी सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल. नेक्स्ट इज if goods are purchased by description and the seller deals in such goods and goods are not of mercantile quality. तो जो गुड्स आप खरीद रहे हो वो मर्केंटेबल क्वालिटी का नहीं है, मतलब आप उसे यूज ही नहीं कर सकते, उसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं, उस केस में भी सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा. इफ गुड्स आर परचेज्ड बाय सैंपल एंड दे डू नॉट मैच विद सैंपल, तो जो सैंपल आपको दिखाया गया, जो गुड्स आपको मिले बाद में उसको सैंपल से मैच नहीं करते, उस केस में भी सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा ना कि बायर. बायर उस केस में कुछ भी नहीं कर सकता है. ठीक है, if goods are purchased by sample and description both and the bulk of goods do not match with both, तो आपको डिस्क्राइब किया गया और उसके बाद जो सैंपल दिखाया गया और उसके बाद फाइनली उसको आपने प्रूव करा और जो फाइनली गुड्स आया आपके पास बल्क आया, या तो वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करता या तो वो सैंपल से मैच नहीं करता. तो वो दोनों से मैच करता है तो ठीक है, नहीं करता तो उस केस में फिर सेलर की गलती हो जाएगी, सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा और आप उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो या फिर गुड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हो. If buyer makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required and the buyer relies on seller's skills and judgment but the goods supplied are unfit for the specified purpose. अब आप गुड्स खरीद रहे हो एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए और वो स्पेसिफाइड पर्पस आपने सेलर को बता दिया, सेलर उनमें गुड्स में डील करता है, उसके बाद आप सेलर ने जो बताए गुड्स उसकी बातों में अगर आप कोई गुड परचेज करते हो, उस केस में फिर सेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा क्योंकि आपने अपना पर्पस बता दिया. अब आपको रिलाई करना पड़ेगा सेलर की स्किल्स पर, आपको नहीं पता कौन सी चीज उस चीज के लिए अच्छी है, तो सेलर ने बोला कि भैया ये लीजिए, ये आपका काम बहुत अच्छे से करेगी, और ये आपका अगर आप काम नहीं करती तो उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. ठीक है, next is implied condition as to quality and fitness and seller deviates from that. अगर एक पर्टिकुलर क्वालिटी को लेके कुछ इंश्योरेंस हुआ है, फिटनेस को लेके इंश्योरेंस मिला है सेलर से और सेलर उससे डेविएट करता है, जब आपको गुड्स मिले तो वो चीज उसमें थी ही नहीं फिटनेस और क्वालिटी वाली, तो उस केस में भी डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर नहीं लगेगा, ये उसका एक्सेप्शन है और सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा. और बायर उस केस में गुड्स के साथ में क्या कर सकता है, एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है, और अगर एक्सेप्ट कर लिए तो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है. ठीक है, तो ये है एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर. आई होप दिस डॉक्ट्रिन इज क्लियर टू ऑल. अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो.
2 मिनट का टाइम है आपके पास, कोई डाउट है तो आप पूछो, नहीं तो फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। देखिए ओनरशिप जो है सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। सेल का मतलब ही यही होता है कि जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है सेलर से बायर को, तो उसे ही सेल कहते हैं, उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओनरशिप का, ट्रांसफर का, और ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है और ये मेन क्रक्स है आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ओनरशिप के ट्रांसफर होते ही सारे रिस्क ओनर के हो जाते हैं। तो अगर कोई डैमेज होता है या कोई लॉस होता है, कोई चोरी हो जाती है, तो उसका रिस्क किसके ऊपर आएगा? ओनर के ऊपर आएगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, उसका टाइमिंग एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो ही आपको पता लगेगा कि रिस्क किसके पास है, लायबिलिटीज किसके पास है, रेमेडीज किसके पास हैं, अधिकार किसके पास हैं। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। Yes, so let's start with some introduction. Main purpose of contract of sale is transfer of ownership. तो जैसे ही आप सेल में एंटर करते हैं, सेलर से ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है बायर के पास। ठीक है, तो ये एक मेन क्रक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब ही क्या है? सेल का मतलब ही क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, तो मेन पर्पस भी कह लो या उसका मीनिंग यही है, जिसको ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए ही सेल की जाती है कि भैया मैं अपने गुड्स तुम्हें बेच रहा हूँ। तो यही है सेल का मतलब, जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। एंड ओनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम द पोजेशन, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। ठीक है, विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेलर सीजेस टू बी द ओनर ऑफ गुड्स। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, सेलर जो कि पहले ओनर था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से पहले, ही सीजेस टू बी द ओनर। वो अब ओनर ज्यादा, अब वो ओनर नहीं रहा, ही सीजेस मतलब खत्म हो जाता है, ओनर नहीं रहा और ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है बायर से। तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, इससे पहले हु इज द ओनर? सेलर इज द ओनर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर हुआ और इसके बाद हु इज द ओनर? बायर इज द ओनर। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मीन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होते ही सेलर का जो ओनरशिप है उनके ऊपर, गुड्स के ऊपर खत्म हो जाएगी। नाउ वेरियस राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज लिंक्ड विद द ओनरशिप ऑफ गुड्स। किसके क्या अधिकार हैं, किसके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या क्या लायबिलिटीज हैं, ये सारी की सारी ज्यादातर किससे लिंक करती हैं? ओनरशिप से। तो जिसके पास ओनरशिप है उसके ही राइट्स हैं, जिसके पास ओनरशिप है उसके ज्यादा लायबिलिटीज हैं, उसके ही ज्यादा ऑब्लिगेशंस हैं, उसका ही ज्यादा नुकसान या फिर लॉस होगा या फिर रिस्क होगा। तो ये सब समझने के लिए कि किसके क्या राइट्स हैं, किसकी क्या लायबिलिटीज हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि ओनरशिप किसके पास है और ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई। इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट प्रॉपर्टी टर्म इज यूज्ड फॉर द ओनरशिप। अब इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ओनरशिप के लिए जो टर्म यूज होती है प्रॉपर्टी होती है। तो हमने अभी लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। तो प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर है ओनरशिप इन गुड्स। ओनरशिप का मतलब है जो भी उसका ओनर है, जिसके पास ये अधिकार है, उसको कैसे भी गुड्स को यूज करे, उसे कैसे भी वो किसी को भी सेल करे, उसको बोलते हैं ओनर। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में ओनरशिप के लिए जो टर्म यूज होती है लीगल टर्म्स में, वो है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इन गुड्स। ठीक है, तो उसका मतलब आप जहां भी प्रॉपर्टी इन गुड्स यूज हो रहे हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनरशिप ऑफ दोस गुड्स। ठीक है, सो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। देखो ओनरशिप अलग है, पोजीशन अलग है। मैं किसी से लैपटॉप खरीदती हूँ, सेलर से लैपटॉप खरीदा, सेलर के पास उसका ओनरशिप भी है, उसका पोजीशन भी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ तभी मैं घर पे लेकर लैपटॉप भी आ गई पैसे देके, तो मैं अब उसकी ओनर भी हो गई और मेरे पास पोजीशन भी है। ठीक है,
लेकिन बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ओनरशिप के साथ साथ आपको पोजेशन भी मिल जाता है या पोजेशन के बाद ओनरशिप मिलती है, या दोनों का मतलब एक ही है, ओनरशिप भी आ गई तो पोजेशन भी आ गई। नहीं, दोनों बिल्कुल अलग हैं। जरूरी नहीं है कि अगर मैं ओनर हूं तो मेरे पास वो गुड्स भी हूं, जरूरी नहीं है कि अगर मेरे पास पोजेशन है तो मैं उसकी ओनर हूं किसी गुड्स की। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कोई गली में किसी का फोन पड़ा होगा, अब मेरे पास उसका पोजेशन है, बट क्या मैं उसकी ओनर हूं? नहीं। तो यहाँ एक फर्स्ट केस है जहां पे पोजेशन और ओनरशिप में डिफरेंस आपको समझ में आएगा। मैं ओनर नहीं हूं बट आई हैव द पोजेशन ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के केस में। सेकंड केस है प्लेज के केस में या फिर बेलमेंट के केस में। बेलर ने कुछ गुड्स मेरे को थोड़े टाइम के लिए दिए किसी एक पर्पस के लिए, तो क्या बेली बिकम्स द ओनर? नो, बेली हैज द पोजीशन ऑफ गुड्स बट बेली इज नॉट द ओनर, ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड। तो ये भी एक एग्जांपल है। प्लेज के केस में देखो, मैंने जिससे कुछ लोन लिया है उसको अपने गुड्स की सिक्योरिटी पे वो मुझे लोन मिला है, तो पोजीशन किसके पास है? बेली के पास है। ओनरशिप किसके पास है? स्टिल विद द बेलर। या फिर अब मैं, ये तो वो एग्जांपल है जब पोजेशन मेरे पास है बट मेरे पास ओनरशिप नहीं है। अब मैं एग्जांपल बताती हूँ जिसमें मेरे पास ओनरशिप आ चुकी है बट मेरे पास पोजेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन आपने किसी के लिए परचेज के लिए कोई आपने अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से या मिंत्रा से कोई शॉपिंग करी, ऑनलाइन पेमेंट करी। अब पेमेंट करते ही ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, अब वो गुड्स आपकी हो गई, बट उसकी डिलीवरी आपको कब मिलेगी? आफ्टर 6 डेज। तो पोजेशन आपको मिलेगा 6 दिनों के बाद, बट यू हैव बिकम द ओनर ऑफ दोज गुड्स। तो यहाँ पे ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड बट नॉट द पोजेशन येट। पोजेशन आपको अभी तक अब आपके पास नहीं है बट वो ट्रांजिट में है और ओनर आप उसके बन चुके हैं। ठीक है। या तो आप कहीं से कोई टीवी परचेज करते हैं, उसने कहा कि भैया अभी हम आपके घर भिजवा देंगे, उसके बाद तो पोजेशन जो आपको मिला है शाम को मिला है, अगले दिन मिला है, तो जैसे ही टीवी की पेमेंट होती है आप उसके ओनर बन चुके हैं। लेकिन जैसे ही पोजेशन आपको बाद में मिल रहा है, तो पोजेशन आपके पास नहीं है बट यू आर स्टिल द ओनर ऑफ गुड्स। ठीक है, तो समझ में आ गया हाउ पोजेशन ऑफ गुड्स इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ गुड्स। इट इज नॉट नेसेसरी दैट विद द ओनरशिप you also get a possession. Sometimes it tells that you are owner but still you do not have possession, and sometimes when you are in possession of good but still you are not the owner of goods. So both the terms are different, both are not one or the same thing. ठीक है। Next is, an owner of goods may not be in the possession of goods. A person having possession of goods may not be its real owner. तो ये दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ओनर है गुड्स का बट उसके पास अभी गुड्स नहीं है, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास गुड्स हैं बट आप उसके ओनर नहीं हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। देखो, ओनरशिप का हम ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि एक सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये सिग्निफिकेंट क्यों है ये हम पढ़ेंगे, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है ओनरशिप की ट्रांसफर की। देखो, टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप डिसाइड्स वेरियस राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ बायर्स एंड सेलर। अब किसके क्या अधिकार हैं, किसके क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज हैं या लायबिलिटीज हैं, ये हमें पता लगता है ओनरशिप किसके पास है। तो इसीलिए टाइमिंग बहुत जरूरी है ओनरशिप की। It is important to know the exact moment as to when ownership is transferred from the seller to the buyer because of the following reason. अब उसके क्या-क्या रीजन है, क्यों ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का टाइमिंग जानना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि कब वो जो गुड्स हैं बायर सेलर से बायर में कि जो गुड्स हैं उनका ओनरशिप सेलर से बायर में ट्रांसफर हुआ है। फर्स्ट इज रिस्क पासेस विद ओनरशिप। ओनरशिप के साथ साथ रिस्क भी पास हो जाता है। देखो, इफ गुड्स आर लॉस्ट और सफर एनी डैमेज, अगर गुड्स चोरी हो जाते हैं या उन्हें कोई डैमेज हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, उनकी क्वालिटी अफेक्ट हो जाती है, देन whosoever is the owner of the goods at that time shall bear the loss. तो सिंपल सा रूल है, जो ओनर है उसी का लॉस है, उसी का डैमेज है, उसी का डिटीरियोरेशन है, उसी का रिस्क है। तो अगर कोई चीज ट्रांजिट में है, सेलर से बायर तक अभी तक पहुंची नहीं है, ट्रांजिट में है और ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, तो उस केस में डैमेज अगर कुछ होता है ट्रांजिट में तो उसका नुकसान कौन उठाएगा? इट विल बी द बायर, बिकॉज नाउ बायर इज द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स। ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि कब बायर जो है ओनर बन चुका है और कब तक सेलर जो है ओनर रहेगा, ये जानने के लिए कि अगर उन गुड्स को कोई नुकसान हुआ है या कोई डैमेज हुआ है या वो चोरी हो गए तो उसका खर्चा किसके ऊपर आएगा, वो रिस्क किसका होगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। इट इज द ओनर who runs the risk of loss and not the person who may be in possession of goods. अब यहाँ पे भी देखो, पोजीशन ऑफ गुड्स और ओनरशिप को समझना जरूरी है। जो ओनर है वो लॉस का या डैमेज का रिस्क उठाएगा, ना कि वो पर्सन जिसके पास वो गुड्स हैं। सपोज मेरे पास गुड्स हैं लेकिन ओनरशिप किसी और के पास है और मेरे पास वो गुड्स रहते रहते किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मेरे घर में आग लग गई या कुछ भी हो गया, तो क्या मैं उसके ओनर को मैं रिस्पॉन्सिबल उसके लिए? नहीं। ओनर विल बी रिस्पॉन्सिबल for that risk of loss or for that damage or that loss. तो यहाँ पे पोजीशन मैटर नहीं करता, ओनरशिप किसके पास है वो मैटर करती है। जिसके पास ओनरशिप उसका रिस्क, उसका डैमेज। ठीक है, इट इज द ओनर। ये वी हैव डन दिस पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज A sold some books to B and B left the books in A's shop. So A ने कुछ बुक्स B को बेच दी,
बी क्या करा, उन शॉप उसी शॉप पे, एक ही शॉप पे वो बुक्स को या तो भूल गया या उसने रख दी कि भैया तू अभी रखी, मेरे को कहीं और जाना है, इसे मैं बाद में लूंगा। अब देखो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ओनरशिप तो बी में ट्रांसफर हो गई है, ए ने बी को बुक्स भी दे दी, उससे पेमेंट करके ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई, पोजीशन भी बी के पास आ गया। अब बी ने वो बुक्स को वापस ए की शॉप पे रखवा दिया, इतने में क्या हुआ, ए के दुकान पे बहुत सारे चूहे थे, चूहों ने उस बुक को कुतर दिया। अब ये लॉस किसका हुआ, इट विल बी द लॉस ऑफ द बी एंड नॉट ऑफ ए, क्योंकि ये अब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी बी के पास, तो अब ये लॉस जो है चूहे से कुतरने का जो नुकसान हुआ है बुक का, कौन उठाएगा, बी ही उठाएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी। अब ओनरशिप किसके पास है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप से ये पता लगता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी इंगेज्ड है तो उसके खिलाफ एक्शन कौन लेगा, ओनर लेगा। तो पता होना चाहिए कि ओनर है कौन। सो इन केस ऑफ लॉस और डैमेज टू द गुड्स कॉज्ड बाय थर्ड पार्टी की वजह से अगर किसी को आपके गुड्स को नुकसान होता है तो इट इज द ओनर अलोन हु कैन टेक एक्शन। तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन कौन ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ ओनर, ना कि बायर या सेलर। ठीक है, तो उनमें से जो ओनर होगा वो ही सिर्फ थर्ड पार्टी। सपोज ट्रांजिट में मेरे कुछ गुड्स आने थे, बी से ए के पास कुछ गुड्स आने थे, ट्रांजिट में इनको कुछ नुकसान हो गया। अब जो भी ओनर है उसे ही वो सपोज ट्रक में गुड्स आ रहे थे, तो ट्रक के खिलाफ, ट्रक का जो ओनर है उसके खिलाफ एक्शन कौन ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ ओनर, ना कि दूसरी पार्टी। ठीक है, सो अगर सेलर ओनर है तो सेलर लेगा, बायर ओनर है तो ओनर लेगा, बायर लेगा। बायर गेट्स प्रोप्राइटरी राइट्स ओवर द गुड्स। बायर के पास प्रोप्राइटरी राइट्स आ जाते हैं गुड्स के ऊपर। प्रोप्राइटरी राइट्स क्या है, नाउ आई एम द प्रोप्राइटर, मतलब मैं उन्हें गुड्स का कुछ भी कर सकता हूँ। जो ओनरशिप के साथ मिलते हैं वो मिलते हैं प्रोप्राइटरी राइट्स। प्रोप्राइटर कौन होते हैं, जो उन गुड्स को यूज कर सकते हैं, जो उन गुड्स को बाद में सेल भी कर सकते हैं, जो उन गुड्स को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, तो ये होते हैं प्रोप्राइटरी राइट्स। तो गुड्स की ओनरशिप के साथ में आपके पास प्रोप्राइटरी राइट्स भी आते हैं, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में एक्शन लेने का अधिकार भी आ जाता है। सो दैट इज वाई ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सूट फॉर प्राइस, अगर आपको कोई डैमेजेस क्लेम करने हैं या गुड्स को वापस करना है, कुछ उसमें प्रॉब्लम है, तो ये भी कौन कर सकता है, ओनली ओनर। द सेलर बिकम्स एंटाइटल्ड टू रिकवर द प्राइस फ्रॉम बायर ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड टू द लेटर। देखो, सेलर ने बायर को कुछ गुड्स सेल करे, अब ए और बी का एग्जांपल ले लेते हैं। ए ने कुछ बुक्स बी को सेल करी, बी बिकम्स द ओनर, ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड टू मिस्टर बी। अब इस केस में अगर बी ने ए को अभी कुछ पेमेंट नहीं करी, तो ए जो है, जो सेलर है, वो बी से पेमेंट कब क्लेम कर सकता है, जब बी के पास ओनरशिप आ गई है। अगर बी के पास ओनरशिप नहीं आई है तो ए जो है बी से पैसे क्लेम नहीं कर सकता। सो द राइट टू क्लेम प्राइस becomes real only and only when the ownership is transferred. So seller can claim price only when he has transferred the ownership to the buyer. ठीक है, तो जैसे ही ट्रांसफर होगी ओनरशिप तभी सेलर जो है पैसा क्लेम कर सकते हैं। जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हो रही, तब तक आप सेलर जो है बाहर से पैसा भी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ओनरशिप भी उसी के पास है, सेलर के पास ही है, तो किस चीज का पैसा लेगा। ठीक है। इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर और बायर, अगर इनमें से कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो मतलब पैसे देने की कैपेसिटी नहीं रहती, तो उस केस में क्या होगा, इफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड टू द बायर, अगर ओनरशिप प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है बायर के पास गुड्स की, उस केस में एंड बायर इज एडजस्ट इंसॉल्वेंट, और बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब ट्रांसफर हो गई ओनरशिप लेकिन बायर ने अभी तक गुड्स के पैसे नहीं दिए और बायर इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब उसकी कैपेसिटी नहीं है गुड्स को पे करने की। देन द बायर्स ऑफिशियल रिसीवर शैल टेक द पोजीशन ऑफ द गुड्स इवन दो द गुड्स हैव नॉट बीन डिलीवर्ड बाय द सेलर। तो यहाँ पे बायर का जो कोई और ऑफिशियल रिसीवर होगा वो उन गुड्स का पोजीशन ले लेगा, चाहे उन गुड्स की डिलीवरी अभी तक बायर को नहीं हुई है। मतलब बायर ओनर हो चुका है, तो ओनर अगर बायर को कुछ हो जाता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसके बिहाफ पे उनकी फैमिली का या जो भी उनका ऑफिशियल रिसीवर है वो उन गुड्स को ले लेगा, चाहे उसने वो पैसे दिए हो चाहे नहीं दिए हो। तो इस केस में भी ये रिस्क कौन उठाएगा, सेलर उठाएगा। अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद या फिर गुड्स को ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो रिस्क किसका हो गया, यहाँ पे सेलर का हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अभी तक हमने पढ़ लिया ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इंपॉर्टेंट क्यों है। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होता है। तो उसके लिए वी हैव डिवाइडेड द क्लासेस इनटू 3 कैटेगरीज। For the purpose of knowing the time of passing of ownership from seller to buyer, goods have been classified into 3 classes. अब 3 classes कौन सी हैं, specific और ascertained goods,
अनएसर्टेन्ड गुड्स और गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। देखो स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स हम कर चुके हैं। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे बायर सेलर को दोनों को पता है गुड्स कौन से बिक रहे हैं, कौन से खरीदे जा रहे हैं, दोनों आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनको और दोनों अग्री करते हैं, वो है स्पेसिफिक। एसर्टेन गुड्स कहाँ है, कौन से होते हैं, जिनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद। बायर ने कहा कि ठीक है मैं ये वाले गुड्स आपसे खरीदूंगा, बट ये वाले कौन से गुड्स हैं ये सेलर आपको कब बताएगा, कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने के बाद। आपने कॉन्ट्रैक्ट हो गया तब आपको पता लगता है कि हाँ जी भैया ये वाले गुड्स हैं आपके पास। अनएसर्टेन गुड्स वो गुड्स हैं जिनको अभी बल्क से अलग नहीं किया गया है, बायर और सेलर को आइडेंटिटी उसकी नहीं पता है, ठीक है, सॉरी बायर को उसकी आइडेंटिटी नहीं पता है, तो वो होते हैं अनएसर्टेन गुड्स। थर्ड कैटेगरी है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो कभी कभी सेलर जो है गुड्स भेजता है बायर को और इस कंडीशन पे भेजता है कि अगर आपको पसंद नहीं आते तो यू कैन रिटर्न द गुड्स। इसको बोलते हैं सेंट ऑन अप्रूवल। अगर आप अप्रूव करते हो तभी आप गुड्स रख सकते हो, उसके बाद अगर आप अप्रूव नहीं करते तो यू कैन रिटर्न बैक द गुड्स। तो ये होती है थर्ड कैटेगरी। अगर इस कैटेगरी में अगर आपने गुड्स भेजे हैं सेलर बायर को तो क्या होगा, क्या टाइमिंग होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्पेसिफिक और एसर्टेन्ड गुड्स। इसमें हम गुड्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज व्हेन गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट को का मतलब है अभी आप बायर ने गुड्स खरीदे और अभी आप उसको गुड्स को दे सकते हो, मतलब वो बिल्कुल रेडी है, उसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सेलर ने कुछ नहीं करना, मतलब या तो इंस्टॉलेशन करना हो, असेंबल करना हो या फिर कुछ और इसमें कुछ और उसमें ऐड ऑन करना हो, अच्छा कुछ भी नहीं करना है, सर्विस करनी है, कुछ नहीं करना, सिंपल वो डिलीवरेबल स्टेट में है। जैसे ही बायर ने पेमेंट करी आप उसे डिलीवर कर सकते हो, तो गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट। तो उस केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी ये पढ़ते हैं। Property in goods passes to the buyer when the contract is made. So in case of deliverable state, the ownership is transferred at the time of contract of sale is made. तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है वैसे ही ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाएगा। सो टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स इमैटेरियल। तो आप पेमेंट कब कर रहे हो, आपको डिलीवरी कब मिल रही है ये मैटर नहीं करता। सिंपली जब भी आप लोग बायर सेलर अग्री करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके बीच में, तभी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है सेलर से बायर को। पेमेंट एंड द डिलीवरी स्टेटस ऑफ गुड्स इज इमैटेरियल, वो मैटर नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल शुड बी अनकंडीशनल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है अनकंडीशनल होना चाहिए, एक स्पेसिफिक कंडीशन है इसके लिए, ठीक है, अनकंडीशनल होनी चाहिए। अगर वो कंडीशनल है कि भैया देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हम साइन कर रहे हैं, इस कंडीशन पे कर रहे हैं कि आपको हमसे बाद में ये खरीदना पड़ेगा, ये जो भी कोई कंडीशन लगा दी, तो उस केस में यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप उसी टाइम पे ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, तो वो कंडीशंस के बेसिस पे वो ट्रांसफर होगा। डिलीवरेबल स्टेट मींस गुड्स आर रेडी एंड सेलर इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग विद द गुड्स। तो डिलीवरेबल स्टेट का मतलब ही क्या है, गुड्स आर रेडी टू बी डिलीवर्ड एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग टू डू, दे आर कंप्लीट इन एवरी सेंस। तो जैसे कि अगर मैं किसी से टीवी खरीदूं, टीवी में कुछ भी नहीं करना, वो बिल्कुल रेडी है, तो वो क्या है, डिलीवरेबल स्टेट में। किसी से मैं दालें खरीदूं तो डिलीवरेबल स्टेट में है, किसी से टूथब्रश खरीद रही हूँ, ग्रोसरी खरीद रही हूँ, तो ये सब डिलीवरेबल स्टेट में है। लेकिन अगर मुझे लैपटॉप खरीदना है तो उसमें आपको वो विंडोज डाल कर देंगे, तो वो क्या है, वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, ठीक है। तो ये उनका केस है जब डिलीवरेबल स्टेट में है। तो ओनरशिप कैसे ट्रांसफर हो जाती है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। गुड्स नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, सो ये है सेकंड कैटेगरी, जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है और सेलर को उन्हें डिलीवरेबल स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। सो सेलर हैज टू डू समथिंग टू पुट देम इन अ डिलीवरेबल स्टेट, कुछ करना पड़ेगा सेलर को। प्रॉपर्टी डज नॉट पास टू बायर अनलेस गुड्स आर कन्वर्टेड इनटू डिलीवरेबल स्टेट एंड द बायर इज इन्फॉर्म्ड। तो जैसे इन केस ऑफ नॉन डिलीवरेबल स्टेट ऑफ द गुड्स, फर्स्ट देयर विल बी कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनते ही जो है ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। यहाँ पे ट्रांसफर कब होगी, जब सेलर उसको उन गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में कन्वर्ट कर देगा और ये चीज बायर को पता लग जाएगी। यू हैव इन्फॉर्म्ड द बायर एज वेल, बायर को आपने नोटिस भेज दिया है कि भैया हमने आपके गुड्स को दे दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, डिलीवरेबल स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है। उसी केस में जैसे ही कन्वर्ट होगा, बायर को इन्फॉर्म कर दिया, उसी टाइम पर टाइटल जो है या प्रॉपर्टी इन गुड्स है वो ट्रांसफर हो जाएगी बायर से सेलर को, ठीक है। थर्ड कैटेगरी इज स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। गुड्स जो है डिलीवरेबल स्टेट में हैं, बट सेलर हैज टू डू समथिंग टू एसर्टेन द प्राइस, लेकिन सेलर को उसका प्राइस निकालना है, उसके लिए उसे कुछ काम पे करना पड़ेगा, तो इनको बोलते हैं थर्ड कैटेगरी। सो सेलर इज बाउंड टू वेट, मेजर, टेस्ट और डू सम अदर एक्ट विद रेफरेंस टू गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एसर्टेनिंग द प्राइस। अगर एक सेलर को प्राइस निकालने के लिए उस गुड्स का कुछ करना पड़ेगा, तो उसे टेस्ट करना पड़ेगा या फिर उसे वेट करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, बट सेलर हैज टू डू समथिंग टू एसर्टेन द प्राइस। और ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ प्राइस डिटरमिन करने के लिए हो रहा है कि आपने एक्चुअल में कितने गुड्स बेचे हैं बायर को, ठीक है। सो द प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच एक्ट इज डन एंड द बायर इज इन्फॉर्म्ड। तो जो भी कुछ सेलर को करना है गुड्स पे, जब तक वो गुड्स पे काम नहीं हो जाता तब तक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होगी। तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी,
होगी जब आपको जो काम करना है सेलर को, उन्हें या तो मेजर करना है या वेट करना है, वो कर चुके हैं और आपने उस चीज का नोटिस बायर को दे दिया हो, तब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। नाउ सी द एग्जांपल, ए सोल्ड द हीप ऑफ व्हीट, एक पूरा व्हीट का ऐसे बना हुआ है, हीप बना हुआ है, उसको आपने पूरा का पूरा हीप को ही एक बायर को सेल कर दिया, ठीक है, इस रेट पे एट द रेट ₹250 पर क्विंटल, ये रेट हो गया पर क्विंटल, लेकिन एक्चुअल में पता ही नहीं है कि भैया वो व्हीट उस हीप में कितना वेट है, ठीक है। तो ए हैड टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोनों के बीच में, अब ए को मेजर करना पड़ेगा कि वो कितना क्विंटल व्हीट है, उसी के बेसिस पे टोटल प्राइस डिटरमिन होगा ना, ये तो पर क्विंटल का रेट बता दिया, अब वो कहेगा कि भैया 10 क्विंटल है या 20 क्विंटल है या 2 क्विंटल है या 3 क्विंटल है, तब पता लगेगा कि उसे बी से कितना प्राइस मिलेगा। सो द प्रॉपर्टी इन गुड्स विल पास टू बी व्हेन ए हैज वेट so A had to weigh the weight in order to ascertain the price of whole heap। तो A को उसे मेजर करना पड़ेगा देखने के लिए कि उस heap में कितना क्विंटल है और उसे B से कितना पैसा क्लेम करना है। The property in goods will pass to B when A has weighed the wheat and a notice of it is given to the buyer। तो जैसे ही A उसे वेट कर लेगा और इसका नोटिस B को मिल जाएगा, B को भेज दिया जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो नहीं, A ने अपनी तरफ से उसे इन्फॉर्म कर दिया, उसी तभी ओनरशिप जो है ट्रांसफर हो जाएगी। तो समझ में आ गया ओनरशिप का टाइमिंग है यहाँ पे एसर्टेन गुड्स और स्पेसिफिक गुड्स के केस में। सेकंड कैटेगरी पढ़ते हैं इन केस ऑफ अनएसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स कौन से हैं जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते, फ्यूचर में एग्जिस्ट करेंगे, और अनएसर्टेन्ड कौन से गुड्स हैं जिनका अभी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हुई है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट के बाद में उसे एक बल्क से अलग किया जाएगा और तब वो एसर्टेन्ड गुड्स बनेंगे, तब तक वो अनएसर्टेन्ड है। तो इन केसेस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? सो प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर व्हेन द गुड्स आर एसर्टेन्ड। तो नॉर्मली अनएसर्टेन्ड गुड्स की ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होती, पहले अनएसर्टेन्ड को एसर्टेन्ड में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद ही ओनरशिप ट्रांसफर होती है, सिंपल रूल है ये। सो इसका एग्जांपल देखो, ए अग्रीड टू सेल बी 100 बैग्स ऑफ व्हीट आउट ऑफ 1000 बैग्स ऑफ व्हीट लाइंग इन हिज गोडाउन। बी के गोडाउन में ए के गोडाउन में 1000 बैग पड़े हुए व्हीट के, उसके गोडाउन में उसने अग्री करा, ए और बी के बीच में अग्रीमेंट हुआ कि ए विल सेल 100 बैग्स ऑफ व्हीट टू बी, ठीक है, तो 1000 में से 100 किलो के बैग वो व्हीट के बी को दे देगा। तो ये क्या है? अनएसर्टेन्ड गुड्स है, जब तक कि ए उन 100 किलो के बैग्स को 1000 बैग से अलग नहीं कर देता। द प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल नॉट पास टू बी अंटिल एंड अनलेस 100 बैग्स ऑफ व्हीट आर सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट। तो जैसे ही वो सेपरेट हो जाएंगे वो बन जाएंगे एसर्टेन्ड गुड्स। नाउ एसर्टेन्ड गुड्स के केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, अनएसर्टेन्ड में नहीं हो सकती। तो आपको पहले उन चीजों को जो कि ऑर्डर हुई है उसे अपने हीप में से, अपने बल्क में से अलग करना पड़ेगा, तो वो एसर्टेन्ड की कैटेगरी में आएगा। और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होगा? एसर्टेन्ड गुड्स का ही होगा, अनएसर्टेन्ड का नहीं होगा। तो यू फर्स्ट हैव टू कन्वर्ट द अनएसर्टेन्ड टू द एसर्टेन्ड, ठीक है। For transferring the ownership of unascertained good, the first step is to identify और ascertain the goods। तो सबसे पहले आप उस heap में से, बल्क में से ordered quantity को अलग कर लो, ये है ascertainment of goods। Second step will be, अच्छा, ascertainment का मतलब क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द गुड्स टू बी सोल्ड टू द बायर। बायर को जो सेल करना है उसको आप अलग कर रहे हो, उसे आइडेंटिफाई करो, उसी को बोलते हैं ascertainment। अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स इज द सेकंड स्टेप। अब एप्रोप्रिएशन देखो क्या, ascertainment तो हो गया, गुड्स को अलग कर दिया बल्क में से। एप्रोप्रिएशन है उन गुड्स को जो अलग किया है उसे प्रॉपर बॉक्स में, रिसेप्टेबल में डाल देना। आप किस तरीके से उसे पहुंचाओगे बायर तक? या तो किसी कार्टन में भर के, बॉटल्स में भर के, बॉक्सेस में भर के, किस तरीके से आप डाल के उसे धोगे? तो उस डालने को, रिसेप्टेबल्स में डालने को क्या बोलते हैं? अपॉर्चनमेंट, अप्रोप्रिएशन। और दैट अप्रोप्रिएशन शुड बी अनकंडीशनल। कोई कंडीशन नहीं है उसके ऊपर, सेलर के ऊपर, कि भैया आप ये करोगे तो ही अप्रोप्रिएशन होगा, तो ही मैं आपको गुड्स भेजूंगा, तो ही ये बक्से में गुड्स डलेंगे। कोई कंडीशन नहीं है। अगर कोई कंडीशन है तो यहाँ पे ये चीज वैलिड नहीं होगी, ठीक है। अप्रोप्रिएशन मीन्स पुटिंग द गुड्स इन सूटेबल रिसेप्टिकल्स। तो सबसे पहले एसर्टेनमेंट होगा और उसके बाद क्या होगा? एप्रोप्रिएशन होगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब एसर्टेन गुड्स को सूटेबल रिसेप्टिकल्स में डाल देना, रिसेप्टिकल्स में डाल देना, या तो बॉक्सेस या कार्टन्स या बॉटल्स, ज्वेलरी बेस्ड तो ज्वेलरी बॉक्सेस एक्सेट्रा। एप्रोप्रिएशन शुड बी डन विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बायर एंड सेलर। एप्रोप्रिएशन देखो दोनों की कंसेंट से होता है। आप बॉक्सेस, आप सेलर हो, आप उनको बॉक्सेस में अलग करना है, तो बॉक्सेस के लिए भी परमिशन आपको बायर को पता होना चाहिए कि आप इसे बॉक्सेस में कन्वर्ट करो। अगर नहीं पता तो यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया
appropriation is done with the approval or with the consent of both buyer and seller. Next point is appropriation of goods may be done either by seller or buyer. अब देखो इसे कोई भी कर सकता है, बायर भी कर सकता है, सेलर भी कर सकता है, लेकिन आप ये सोचोगे कि सेलर अगर गुड्स को सेल कर रहा है तो वो ही तो डालता होगा बॉक्सेस में या फिर कार्टन्स में, इसमें बायर थोड़ी ना खुद अपने सामान को अप्रोप्रिएट करके बॉक्सेस में डाल के खुद को डिलीवर करता है, नहीं। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे बायर डू द अप्रोप्रिएशन एंड मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज द सेलर हु अप्रोप्रिएट द गुड्स। Now see the example, appropriation by the buyer। देखो ये appropriation by the seller is very common, appropriation by buyer मैं आपको समझा देती हूँ। So appropriation by the buyer when goods in possession of buyer, as in the case where he is the warehouseman for the seller। अगर कोई वेयर हाउस वाला है बंदा है जो सेलर का वेयर हाउस है, सेलर ने अपने सारे गुड्स उसके गोडाउन में रखे हुए हैं, उसके वेयर हाउस में रखे हैं, अब वेयर हाउस को ही वो गुड्स परचेज करना है तो वो क्या करेगा, गुड्स तो उसके पोजीशन में ही है, वो उन्हें ही रिसेप्टेबल्स में डाल देगा, रिसेप्टेबल्स में, और ये उसका अप्रोप्रिएशन हो गया। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएशन को कैसे हो रहा है, द वेयर हाउस मैन इज डूइंग द अप्रोप्रिएशन बट विद द कंसेंट ऑफ द सेलर, सेलर की कंसेंट लेना भी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप रिसेप्टेबल में डालोगे आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। Now the last category is this is the last slide when goods are sent on approval or on sale or return basis। जब goods को इस basis पे भेजा जाता है कि आप अगर buyer उसे चाहे तो उसे return कर सकता है if he is not approving the goods। इस केस में क्या होगा, it means buyer has an option to return the goods if he is not satisfied with the goods। अगर वो satisfied नहीं है तो वो return कर सकता है। In these cases the property passes to the buyer। अभी प्रॉपर्टी कब पास होती है, पहला केस है when he signifies his approval or acceptance। जैसे ही बायर अप्रूव कर देता है या फिर अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है कि हाँ मुझे मंजूर है, मैं रख रहा हूँ, उस केस में उसी दिन उसी पॉइंट पे जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। when the buyer adopts the transactions not expressly but through some act in regard to the goods। अब देखो सेकंड केस क्या है, पहले केस में एक्सप्रेसली बताया गया था कि नाउ आई एम एक्सेप्टिंग दोज गुड्स, सेकंड केस में आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप बता नहीं रहे हो सेलर को, बस अपना एक्ट आपने कुछ इस तरीके का कर दिया कि ये ऑब्वियस हो गया, इम्प्लाइड हो गया कि नाउ यू हैव बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ लोन लेके वो पैसा किसी को गिरवी रखवा दिया प्लेज के केस में, उस केस में प्लेजिंग कौन कर सकता है, ओनली द ओनर। तो मैं प्लेज अगर अपने घर में गोल्ड ज्वेलरी को प्लेज कर देती हूँ पैसा लेने के लिए, तो मतलब आई हैव एक्सेप्टेड दैट दीज गुड्स बिलोंग टू मी एंड द ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेस नहीं कर रही हूँ कि ये मैं मेरे को कुछ पसंद है मैं रख रही हूँ, मैंने बट ऐसा कुछ एक्ट कर दिया जिससे ये इम्प्लाइड हो गया कि नाउ आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द गुड्स, ठीक है। थर्ड कैटेगरी है when he fails to return the goods। जब जो बायर है गुड्स को रिटर्न करने में फेल कर जाता है, ना उसने एक्सेप्ट करा ना ऐसा कुछ एक्ट करा, लेकिन वो रिटर्न भी नहीं कर रहा गुड्स को। रिटर्न करने का या तो कुछ टाइम होता है, अगर आप कुछ रिलायंस पे ऐसी कोई जगह से खरीदते हो तो आपके पास टाइम होता है कि आपको विद इन अ वीक आपको गुड्स रिटर्न करने हैं, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड और इफ सम डिफेक्ट इज देयर, ठीक है। तो अगर वो एक फिक्स टाइम, अगर टाइम फिक्स्ड है, उस टाइम बीत जाता है या फिर टाइम गिवन नहीं है बट एक रीजनेबल 1-2 महीना हो गया उसके बाद भी आप रिटर्न नहीं कर रहे हो, तो रीजनेबल टाइम खत्म हो चुका है आपके पास। ऐसे नहीं कि पूरी जिंदगी आप एक्सचेंज और रिटर्न का ऑप्शन होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, और अगर पर्टिकुलर टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम होता है कि इतने दिनों में आपको कर देना चाहिए, नहीं करा तो वी आर अज्यूमिंग दैट यू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स। तो ये है थर्ड केस व्हेन यू फेल टू रिटर्न द गुड्स, सो इट इज इंप्लाइड दैट यू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स। और उस जो एक्सपायरी ऑफ फिक्स टाइम या फिर एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम के बाद आप जो उसी एक्सपायरी के टाइम पर ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है जी। तो रिटर्न वाले गुड्स के केस में आपके पास ओनरशिप तब आएगी जब आप उन गुड्स को एक्सेप्ट कर लोगे, ना कि तब जब आप उनको पोजेस कर लोगे, ठीक है। So if goods are sold on sale or on return basis upon the condition that the property in goods will be transferred only on payment, then the property will not pass until payment has been made। तो जब तक पेमेंट, अगर आपने कंडीशन डाली है तो वो फिर कंडीशन के बेसिस पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। तो कंडीशन क्या है इस एग्जांपल में कि अगर आपने कंडीशन डाली है कि पेमेंट पर ही, प्राइस पे करने पे ही बायर जब प्राइस पे कर देगा तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब प्राइस पेमेंट मिल जाएगी सेलर को, उससे पहले ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। तो ये है हमारा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। इसके कुछ टॉपिक्स और बचे हैं और उसके बाद वी विल स्टार्ट द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर, ठीक है। तो ये सब हम करेंगे परसों नेक्स्ट क्लास में संडे को। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। आई एम वाइंडिंग अप, और अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आई एम क्लोजिंग द सेशन। चलो फिर क्लोज करते हैं क्लास को। तो स्टूडेंट्स टेक केयर, सी यू ऑन संडे। एक